कर दिया मैंने, जस्ट कंफर्म करना मुझे एक बार। हाँ, यस सर, हो गया। ओके सर, ओके। गुड इवनिंग अगेन सर, सबको गुड इवनिंग। अच्छा, तो फिर बिजनेस लॉ पढ़ेंगे, है ना। तो बिजनेस लॉ में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं अभी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट काफ़ी डिटेल्स बात करेंगे सर, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसको मतलब बिजनेस लॉ में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ मतलब शॉर्टकट नहीं करना चाहिए। ऐसे किसी भी एक्ट में शॉर्टकट नहीं करना चाहिए, बट जब बात बिजनेस लॉ की हो तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सर, बिकॉज ये बिजनेस लॉ में जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना सर, मतलब जो बिजनेस लॉ का बेस है, बेस मतलब कॉन्ट्रैक्ट है तभी बाकी सारा का सारा एक्ट है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो फिर किस चीज़ का बाकी एक्ट पढ़ोगे आप। मतलब बेसिक चीज़ होता है किसी भी डीलिंग्स के लिए, सबसे बेसिक बात होता है कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, डील कंप्लीट करना। ऑफर होगा, एक्सेप्टेंस होगा। से फॉर एग्जांपल एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ कुछ बिजनेस कर रहा है, एक कंपनी किसी कस्टमर के साथ किसी भी तरह का डील कर रहा है, तो अल्टीमेटली चाहे वो कंपनी किसी के साथ करे, एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ करे, दोनों गवर्नमेंट के साथ कंपनी का हो, वट एवर वर्ल्ड में वैराइटीज ऑफ डील हो सकता है, वैराइटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब बिजनेस हो सकता है, बट इसके सबसे बेसिक बात ये होता है सर कॉन्ट्रैक्ट। सर ये बात पहले भी कर चुके हो, एक ही बात कितना बार करोगे। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ऑफर क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, हम लोग जानते हैं, है ना सर, आप लोग जानते हो ना। क्या रे, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ऑफर क्या यस है, सर। एक्सेप्टेंस क्या है, आप लोग जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो। सृजिता, नील, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग नील, गुड इवनिंग नील। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो सर जानते जब है तो फिर आगे फिर से क्यों कॉन्ट्रैक्ट में और दिमाग खा रहे। सर दिमाग नहीं खाना है, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। सर ये क्या हो गया, मतलब वो एक कॉन्सेप्ट है ना सर, जो वादा किया है निभाना पड़ेगा, अगर नहीं निभाए तो क्या होगा। ऐसे यू ऑल नो ब्रीच ऑफ अबाउट कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आप लोग जानते हो, यस यू ऑल नो अबाउट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बट आज मैं आप लोगों को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में फिर से थोड़ी ना बताऊंगा। जैसे प्रीवियस वीक में आप लोगों को स्पेशल एरिया था क्वासी एंड कंटीजेंट, वेरी इंटरेस्टिंग एरिया, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट होके भी मतलब कॉन्ट्रैक्ट ना होके भी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, एक ऐसा था क्वासी, है ना। कंटीजेंट का एक बड़ा इंटरेस्टिंग खेल था। आई होप अगर आप सभी ने लास्ट वीक का क्लास किए होंगे, अगर बाई चांस मिस है तो कंटिंजेंट एंड क्वासी का क्लास ज़रूर एक बार फिर से देख लीजिएगा, अगर नहीं है लिंक तो मेरे से बोल के ले लीजिएगा। तो क्वासी एंड मतलब कंटिंजेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिफोर दैट हम लोग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पूरा कॉन्सेप्ट कर चुके हैं, ईच एंड एवरी पॉइंट विद एग्जाम्पल केस लॉज। आज क्या करेंगे, आज आपसे बात करूंगा सर परफॉर्मेंस पे। तो परफॉर्मेंस क्या है, सिंपल है कि भाई अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको परफॉर्म करना होगा, है ना सर। बात समझ में आ रहा है सर, कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो परफॉर्म करना होगा, है ना। ऐसे ये मुझे थोड़ा पहले कर देना बता देना चाहिए था, बट मैंने सोचा कि ठीक है सारा पॉइंट को एक बार कवर कर देता हूँ, उसके बाद ये थोड़ा सा डेप्थ वाला एरिया है परफॉर्मेंस, तो इसको देखिए मैं बाद में डील करता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि कुछ लोगों का एग्जाम भी था तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट भी था, तो इसलिए मैंने थोड़ा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पहले करा दिया। एक्चुअली इसके बाद नॉर्मली सीक्वेंस वाइज अगर चले तो ये टॉपिक के बाद ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताना चाहिए था, बट ओके आप लोग इतना जानते हो कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या कॉन्सेप्ट है। तो मैं आज आपको परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ा डिटेल्स में बात करूंगा, ठीक है। तो व्हाट इज परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें काफी सारे एग्जांपल्स भी रहेगा, केस लॉस तो है ही। चलो देखते हैं, हाँ देरी किस बात की। स्क्रीन शेयर है ना, क्या रे, स्क्रीन शेयर है कि नहीं। यस सर। ओके ठीक है, तो देख लो सर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है या परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब आपको समझ में आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस के अंदर आपको क्या समझने को मिलेगा। ध्यान से सुनना, पहले थोड़ा पेशेंस रखो, धीरे धीरे मजा आएगा। अंडरस्टैंड एंड हाउ ऑब्लिगेशन अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी कैरिड आउट बाय द पार्टीज। क्या बात करता है सर, पहले तो समझो कि मतलब कॉन्ट्रैक्ट जब करता है दो पार्टीज, है ना। आप लोगों को पता है कि ऑलवेज देर आर पार्टीज, कम से कम दो पार्टीज तो होना ही चाहिए, है ना। बिकॉज इंडिविजुअल कभी भी इंडिविजुअल के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो मिनिमम टू पार्टीज तो चाहिए, है ना।
दोनों पार्टीज होना चाहिए, मिनिमम 2 पार्टीज तो होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि हाउ ऑब्लिगेशन अंडर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है ना, आप किसी चीज़ के प्रति ऑब्लिगेटेड हो जाते हो, किसी पर्टिकुलर मैटर पे ऑब्लिगेशन आ जाता है आपका, क्योंकि आपने वादा किया है तो आपको निभाना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज इट्स अ डील, ठीक है, चाहे वो दिल का बात हो या फिर बिजनेस की बात, आपने वादा किया है किसी को या फिर किसी ने आपके साथ वादा किया है बिजनेस लेवल में, तो उनको निभाना पड़ेगा ना सर। क्या रे, क्या बोलते हो? जब हम लोग किसी को कुछ वचन दे देते हैं तो क्या वचन रखना चाहिए कि नहीं चाहिए? वचन समझते हो ना, जवान, जवान भी यस बोलते सर। हैं ना, जवान दे दिया, हाँ, मतलब बेसिकली, मतलब जो जुबान बोलते हैं, सॉरी, हाँ, जुबान दे दिया, कोई कोई जबान भी बोलते हैं, ठीक है, तो इस तरह से, ठीक है, जुबान दे दिया, वचन हिंदी में बोलते हैं, वचन दे दिया, আমরা বাংলাতেও বলি বচন বা কথা, ঠিক আছে, কথা দিয়েছি, তো কথা দিলে কথা রাখতে হয়, সিম্পল ব্যাপার। तो एग्जैक्टली पॉइंट इज लाइक दैट कि ऑब्लिगेशन को कैसे फुलफिल किया जाएगा, हाउ ऑब्लिगेशन अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी कैरिड आउट बाय द पार्टीज। Be familiar with the various modes of performance. Be clear about the consequence of refusal of performance. अगर कोई रिफ्यूज कर देता है तो इंटरेस्टिंग है ना सर, वादा कर बोला था करेगा, बट अगर रिफ्यूज कर दिया तो परफॉर्मेंस करने में, रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट परफॉर्मेंस बाय आइदर ऑफ द पार्टीज। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यू ऑल नो, बट इसमें हम लोग ब्रिज के बारे में बात एग्जैक्टली नहीं करेंगे। ब्रिज मतलब पूरा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देना, उसका पूरा हिसाब किताब कर चुके हैं। अंडरस्टैंड राइट्स ऑफ ज्वाइंट प्रोमिस, अगर किसी पर्टिकुलर मैटर पे ज्वाइंट प्रॉमिस है तो मतलब एक साथ 2 जन या 3 जन मिलकर किसी एक पर्टिकुलर इंसान को किसी प्रॉमिस करके रखा है, एक जन नहीं सर, 2-3 जन मिलकर किया है, तो क्या होगा? तो लाइबिलिटी ऑफ द ज्वाइंट प्रोमिसेस क्या होता है? रूल्स रिगार्डिंग अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स, ठीक है, तो पेमेंट का क्या खेल है, चलो देखेंगे सर, ठीक है, सब रियल लाइफ कॉन्सेप्ट है, कोई भी मतलब ऐसा नहीं कि, ऐसा नहीं लगेगा आपको कि भाई कहाँ से आया, मतलब आसमान से टपका खजूर पे लटका, ऐसा एकदम नहीं है, ठीक है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद आवर डे टू डे लाइफ, तो यू जस्ट नीड टू कनेक्ट विद दिस, ठीक है। ऐसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग कहावत होता है सर कि हम लोग किसी भी चीज़ के बारे में ना, किसी भी चीज़, मतलब दुनिया में आप कोई भी चीज़ उठा लो, कोई भी चीज़ ना, मतलब ऐसे नहीं होता कि पहली बार हो रहा है, सभी चीज़ दुनिया में पहले से ही है, हम लोग ना बस डिस्कवर करते हैं। मतलब ये जो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट टाइम हो रहा है, नहीं, एक्चुअली परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये कॉन्ट्रैक्ट का किताब लिखने से पहले से ही है। आप लोग मेरा बात समझ रहे हो सर? ये जो कॉन्ट्रैक्ट का नोट्स है या मटेरियल है, चाहे सीएस ने लिखा, सीएस इंस्टीट्यूट ने मतलब इसको लिखा, चाहे सीएम इंस्टीट्यूट ने लिखा, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने लिखा, ठीक है, या फिर कोई लॉ लॉ स्टूडेंट्स की किताब में लिखा हो, कॉन्ट्रैक्ट का बुक्स लिखने से पहले ये परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था। क्या बात कर रहे हो सर? लॉ बनने से पहले लॉ था, यस, लॉ बनने से पहले लॉ था। एक्चुअली क्या है, जब जरूरत पड़ा तो उसको ना बस जुगाड़ करना पड़ा कि भाई इस पॉइंट में तो ऐसा करना चाहिए, ठीक है, सब कुछ पहले से ही होता है, हमें बस क्या करना होता है ना, उसको डिस्कवर करना होता है जरूरत के हिसाब से, सिचुएशन टू सिचुएशन। शायद ये बात आपको थोड़ा खटक रहा है कि ये कैसा बात कर रहे हैं सर आप, जैसे इसके ऊपर बेस करके आइजैक न्यूटन का एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, स्वामी विवेकानंद एक बार मतलब एक छोटा सा पॉइंट में समझा रहा था कि ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है, आई थिंक मैं पहले भी कभी क्लास में बोला था, ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है ना सर, कि दुनिया की हर चीज नीचे की तरफ आता है ना सर, मतलब हर एक वस्तु हमेशा ग्रेविटेशन फोर्स के कारण, जैसे हम लोग भी हवा में नहीं उड़ते, पैर हमेशा जमीन पे होता है, ड्यू टू किस कारण होता है रे? हम लोग हवा में उड़ते क्यों नहीं है, पैर जमीन पे क्यों लगा फोर्स। रहता है? ग्रेविटेशन फोर्स। तो ये ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में हम लोग क्या पढ़े हैं बचपन से कि आइजैक न्यूटन ने बताया कि ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है ना? तो क्या मेरा कहने का मतलब है, क्या न्यूटन से पहले ग्रेविटेशन फोर्स नहीं हुआ करता था क्या? हाँ रे, मेरा बात समझो, क्या न्यूटन से पहले ग्रेविटेशन फोर्स नहीं हुआ करता था? ग्रेविटेशन फोर्स तो था, होता था। है ना, होता था। वो एप्पल उनके सर पे गिरने से पहले क्या ग्रेविटेशन नहीं हो रहा था? ग्रेविटेशन के कारण ही तो हुआ है, क्या बोलते हो? एप्पल उनके सर पे यस गिरा, सर। है ना, उनके सर पे गिरा, उनको सर पे लगा, तब जाके उनके दिमाग में बत्ती जला। ऐसे मिंटोस मिंटोस का एक ऐड आता है ना, दिमाग की बत्ती जला दे, हाँ, मिंटोस जिंदगी। जैसे एप्पल सर पे गिरा तो उनको लगा अरे भाई ये एप्पल ऊपर क्यों नहीं गया, मेरे सर पे क्यों गिरा? बेसिक सवाल है, सिली सवाल है, बट मन में सवाल आया तो उन्होंने रिसर्च किया और उनको समझ में आया कि अच्छा दिस इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द वर्ल्ड, कि दुनिया हर एक चीजों को अपने तरफ खींचता है, इसको चुंबक भी बोल सकते हो, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है।
मतलब वर्ल्ड का एक मैग्नेटिक फोर्स है जो हमेशा दुनिया का हर एक वस्तु को अपने तरफ खींच के रखता है, ठीक है। जैसे इसीलिए हम लोग हमेशा जमीन के साथ चिपक के रहते हैं, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट चलता है। तो कहने का मतलब बड़ा सिंपल है। तो विवेकानंद इसको समझा रहा था वेदांत में। मैं एक जगह में थोड़ा सा एक स्टोरी पढ़ रहा था वेदांत से, तो वहां पर बता रहे कि एवरीथिंग इज इन दिस वर्ल्ड, वी जस्ट नीड टू डिस्कवर दोज थिंग्स। कोई भी चीज दुनिया के बाहर नहीं है, ब्रह्मांड के बाहर नहीं है, या फिर हमारे समाज से, सोसाइटी से बाहर नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ पुराना है, बस उसको न्यूली डिस्कवर करना होता है। सर चलो ये सब आध्यात्मिक बातें दिमाग खराब करता है, नहीं, नथिंग इज स्पिरिचुअल, एक्चुअली दीज आर प्रैक्टिकल है सर, दीज आर फैक्ट्स। तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए अगर आप लोग कभी अपना स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ा लेते हो ना सर, जिसको हम लोग सो कॉल्ड आध्यात्मिक बोलते हैं कि आध्यात्मिक नॉलेज, इट्स नॉट आध्यात्मिक, इट्स जस्ट अ नॉलेज। अगर आपको ये सब चीजें समझ में आ जाए ना, ये सब किताबी जो भी पढ़ाई करते हो ना, चाहे टैक्स हो, अकाउंट्स हो, लॉ हो, आपको ना एकदम छोटा सा चीज लगेगा, ये क्या है, ये कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, इसमें इतना क्या दिमाग लगाना। तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपको मैं आज ये बताऊंगा बाय हुम, मतलब कौन परफॉर्मेंस करेगा। लायबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर एंड प्रोमिसी, जब एक पर्टिकुलर मैटर पे एक साथ काफी सारा लोग, मतलब जैसे ज्वाइंट करके एक साथ 3 जन, 4 जन, 2 जन मिल के बता रहे कि भाई हाँ मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, या हम लोग प्रॉमिस कर रहे हैं, तो जब लायबिलिटी, तो उसके टाइप पे किस तरह का खेल होता है, ज्वाइंट प्रोमिसर या प्रोमिसी के केस में क्या होता है, आगे बात होगा सर। अच्छा, एक स्पेशल पॉइंट है सर, टाइम एंड प्लेस एंड परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, मतलब कहां पर, किस समय पर परफॉर्मेंस करना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट का, कभी भी, किसी भी टाइम पे, या फिर कुछ पर्टिकुलर टाइम होता है। कॉन्ट्रैक्ट टाइम के बारे में क्या बताते हैं, प्लेस के बारे में कॉन्ट्रैक्ट क्या कहते हैं सर, स्पेशल एरिया। परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, ये भी एक अनदर इंटरेस्टिंग है। रेसिप्रोकल मतलब बदले में क्या चल रहा है, मतलब ऐसे थोड़ी है कि मतलब एक ही पार्टी से होगा, या फिर किसी भी पर्टिकुलर परफॉर्मेंस को कंप्लीट करने के लिए ऑपोजिट में भी कुछ होना चाहिए। दैट्स अ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। प्रॉमिस एक तरफा नहीं होता, हमेशा दोनों पार्टीज को, किसी को कुछ परफॉर्म करना पड़ता है, किसी और को कुछ परफॉर्म करना पड़ता है। जैसे अगर आप दुकान में प्रोडक्ट खरीदने जाते हो, यस यू नो अबाउट कंसिडरेशन, इट्स एग्जैक्टली लाइक कंसिडरेशन, बट रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस इज समथिंग लाइक दैट, भाई तुम मुझे ये दो, हम तुम्हें वो देंगे। समझ में आ रहा है सर, तुम मुझे कुछ दो, मैं तुम्हें कुछ देता हूँ। इट्स लाइक जैसे सुभाष बोस ने कहा था ना, सुभाष चंद्र बोस नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो तुम खून देने से ही मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस काइंड ऑफ रेसिप्रोकल, ठीक है, जस्ट ऑपोजिट होगा, ठीक है। तो एप्रोप्रिएशन, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे सर एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स, ये एक इंटरेस्टिंग एरिया है, पेमेंट्स के ऊपर बात करेंगे। अच्छा, फिर एक एरिया है सर कॉन्ट्रैक्ट विच नीड टू नॉट बी परफॉर्म्ड। अच्छा, कुछ कॉन्ट्रैक्ट जिसको परफॉर्म कराने का जरूरत नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कैसे होता है, डिस्चार्ज कर देना, मतलब छुटकारा पा जाना। डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, कब कब ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट अभी पूरा करना पॉसिबल नहीं है, डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सब पॉइंट है सर परफॉर्मेंस के अंदर, बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया है सर, चलो देखते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 37। सेक्शन 37 जो आपको क्या कहता है सर, ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, जो आपको मैं स्टार्टिंग में से बोल रहा था कि पार्टीज का कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं, जो लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, उनका कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं। क्या ऑब्लिगेशंस होते हैं, द पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट मस्ट आइदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म। क्या है सर, पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट मस्ट आइदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म their respective promises unless such performance is dispensed। मतलब जब तक वो पर्टिकुलर परफॉर्मेंस डिस्पेंस नहीं हो जाता विथ और एक्सक्यूज्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और एनी अदर लॉ। एग्जाम्पल से देखते हैं सर इस पूरा खेल का मतलब क्या है। ए प्रोमिसेस, कोई एक ए है, ठीक है, ए फॉर कुछ भी समझ लो, ए फॉर अमन, ए फॉर मतलब जो भी आप समझ लो। ए प्रोमिसेस टू डिलीवर गुड्स टू बी, ठीक है, ठीक है, ए प्रॉमिस कर रहा है कि बी को कुछ गुड्स डिलीवर करेगा, ठीक है, ए प्रॉमिस कर रहा है बी को कुछ गुड्स डिलीवर करेगा, ए फॉर एंट, बी फॉर बैट, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। एंड बोल रहा है बी को कुछ डिलीवर करेगा ऑन ए सर्टेन डे, एक टाइम भी पक्का कर रहा है कि भाई इस दिन में दूंगा, बदले में ऑन पेमेंट ऑफ रुपीज क्या है, 1 लाख, मतलब मैं तुम्हें गुड्स प्रोवाइड करूंगा, बदले में तुम मुझे 1 लाख प्रोवाइड करना, ठीक है, पेमेंट करना। बेसिक सिंपल सी पॉइंट है सर, कि कोई कुछ मांगता है, बदले में कुछ पेमेंट भी मांगा जाता है। ए डाई बिफोर दैट डे, इंटरेस्टिंग फैक्ट इज हियर। मतलब ए ने प्रॉमिस तो कर दिया था, बट ए तो मर गया सर। अब क्या होगा कालिया, समझ कुछ आ रहा है ना सर,
तो बोलता है ना, अब तेरा क्या होगा कालिया, इट्स काइंड ऑफ दैट। अब ये तो मर चुका, अब क्या होगा सर? इन दैट केस ए का रिप्रेजेंटेटिव जो रहेगा उसको परफॉर्म करना होगा। ए प्रॉमिस किया था कि डिलीवर गुड्स टू बी ऑन सर्टेन डे ऑन पेमेंट ऑफ 1 लाख, तो बी एकदम वेट कर रहा है कि कब ए प्रॉमिस, मतलब ए का प्रॉमिस आएगा, लेकिन ए वो प्रॉमिस पूरा करने से पहले मर गया। क्या ऐसा रियल लाइफ में होता है कि नहीं होता? क्या रे, यस सर। इज दिस रियलिटी और ये सब कहानी लग रहा है? रियलिटी है कि होता नहीं? है। एकदम सर होता है ना, कोई कहानी थोड़ी है। हाँ, कहानी मतलब क्या, रियल लाइफ कहानी, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जो ए का रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, मतलब जो ए के बिहाफ में कोई तो होगा जो प्रॉमिस को फुलफिल करेगा, आर बाउंड टू डिलीवर द गुड्स टू बी, एंड बी इज बाउंड टू पे 1 लाख टू एज रिप्रेजेंटेटिव। अब ये ऐसा भी नहीं, ऐसा नहीं बोल सकता भाई ठीक है तुमने गुड्स दे दिया, ठीक है, ए ने, ए का जो रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, या एजेंट भी बोल सकते हो, रिप्रेजेंटेटिव बहुत तरह का हो सकता है, एजेंट हो सकता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, मतलब उसका बेटा या फिर उसका मतलब बेटी, कोई भी हो सकता है। तो ए का जो रिप्रेजेंटेटिव है उसने मानो बी को गुड्स डिलीवर कर दिया, क्योंकि ए को पता है कि मेरा जो मतलब ओनर था, या फिर मेरा जो मतलब जो भी फादर फिगर थे, जो भी थे, ठीक है, मतलब जिन्होंने बी को बोला था कि कुछ डिलीवर करेगा, ठीक है, तो जो भी गुड्स ए ने डिलीवर, मतलब ए को डिलीवर करना था, वो ए के रिप्रेजेंटेटिव ने डिलीवर कर दिया। मतलब नाउ पॉइंट इज दैट कि उसके बाद बी बोल रहा है इसको कि भाई बात तो तुम्हारे पापा से हुआ था, तुमसे नहीं हुआ था, तो ये 1 लाख मैं पेमेंट नहीं करूंगा। ऐसा थोड़ी ना बोल सकता है सर, ऐसा बोल पाएगा क्या कि बात तुम्हारे पापा से हुआ था, तुमसे नहीं हुआ था, अब पैसा तुमसे नहीं दे सकते क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे साथ नहीं हुआ था, तुम्हारे पापा के साथ हुआ था, तुम्हारे पापा मर गए तो वो पैसा भी चला गया, तो फिर गुड्स क्यों लिए? या फिर ए भी ऐसा नहीं बोल सकता कि बात मेरे पापा से हुआ था, अब पापा नहीं है तो फिर बात भूल जाओ, ऐसा थोड़ी हो सकता है। या फिर प्रिंसिपल नहीं है तो मैटर भूल जाओ, ऐसा ऐसा कर सकते हैं क्या? अरे नो सर। ऐसा कर सकते हैं अगर कोई स्पेशल एक्ट हो तो, कोई स्पेशल परफॉर्मेंस हो तो। मतलब ए जो गुड्स डिलीवर कर रही है, अगर कुछ नॉर्मल गुड्स हो तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मतलब पेंटिंग ये नॉर्मल, हो सकता है। हाँ कोई स्पेशल कलाकृति हो, मतलब जैसे मानो कि ए के साथ बी का प्रॉमिस हुआ था कुछ स्पेशल पेंटिंग्स का, कुछ ड्राइंग्स का, ठीक है, पेंटिंग, ड्राइंग, सिंगिंग, हाँ, ए ने बोला था कि बी को, ऑडिट। हाँ ऑडिट, हाँ स्पेशल जो भी ऑडिट भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी है कि ए चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो फिर उसका बेटा भी चार्टर्ड होगा, ऐसा नहीं। कॉस्ट अकाउंटेंट, ए कॉस्ट अकाउंटेंट है तो बी का मतलब बी उसका बेटा भी कॉस्ट अकाउंटेंट होगा, इस ऐसे थोड़ी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। चाहे कॉस्ट ऑडिट हो, चाहे सीएस ऑडिट हो, चाहे अकाउंटिंग ऑडिट हो, वट एवर। वेरी गुड सर, एकदम अच्छा एग्जाम्पल लिया आपने। तो ए प्रॉमिस टू डिलीवर गुड्स टू बी, अगर ये कोई स्पेशल टाइप्स ऑफ बात हो कि जिसको स्पेसिफिकली है, तब पॉसिबल नहीं है। बट अगर जनरल बात है, जैसे मानो कि सामान था, कुछ ग्रोसरी स्टोर था, ए का ग्रोसरी स्टोर है, ए चला गया, उसका जो भी दुकान में बैठता है, उसका दुकान का लड़का हो या दुकान में उसका जो बेटा है या बेटी है, जो भी बैठता है, बोला था कि भाई बी के बेटी का शादी है तो जो भी चाहिए इसके ए के दुकान से आएगा। तो अगर ये बाई चांस डेथ हो जाता है शादी के दिन, तो ये ए के दुकान से क्या प्रोडक्ट नहीं आएगा? आएगा सर, एकदम बिल्कुल आएगा, और बदले में बी पेमेंट भी करेगा, बदले में बी पेमेंट भी करेगा। सर इसमें क्या बड़ी बात है? मैं बोला ना आपको, ये सब सुनने में ना ऐसे गजब लगता है लॉ में कि भाई क्या मतलब क्या चल रहा है, क्या सब बोला हुआ है, बट कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ डे टू डे मैटर, इट्स अ डे टू डे मैटर। बस मैं बोला ना आपको, एवरीथिंग इज इन आवर सोसाइटी। लॉ, कोई भी किताब हमें सिर्फ डिस्कवरी करने का मौका देता है। नॉलेज किताब में लिखा हुआ जो किताबी बातें हैं ना, ये और कुछ नहीं है, जो प्रैक्टिकल लाइफ में होता है, हुआ है या होने वाला है, तीनों चीज समझ लो सर। या तो पहले हो चुका है, ठीक है, या फिर होने वाला है, या फिर चल रहा है, कुछ भी, समथिंग लाइक दैट। सभी चीजों का एक मतलब एक मिरर इफेक्ट है जो किताब में हम लोग देखते हैं। मतलब किताब में आपको कुछ नया चीज नहीं मिलता, बस पुराने चीजें को या फिर जो घट रहा है उस चीजों को बस कनेक्ट करना होता है, बस और कुछ नहीं। एग्जाम्पल और दूसरा देखो, ए प्रॉमिस टू पेंट ए पिक्चर फॉर बी, अच्छा वो वाला पॉइंट भी यहाँ पर देके रखा, पता होता तो तब नहीं बताते। ये promises टू पेंट ए पिक्चर फॉर बी बाई सर्टेन डे आ सर्टेन प्राइस, ये बोला था बी को कि मैं तेरे को कुछ पिक्चर पेंट करके दूंगा, ये डाई बिफोर दैट डे, द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड आइदर बाय एज रिप्रेजेंटेटिव और बाय बी बिकॉज इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ पर्सनल स्किल। ये जो पेंट पिक्चर पेंट करके देना है ना, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, ये हर किसी का बस का बात नहीं है। अरे
अगर मेरे जैसा ड्राइंग करने वाला निकले तो हाँ सर, आप लोग तो जानते हो। हाँ, ये जो लोग टैक्स पढ़ते हैं या फाइनेंस पढ़ते हैं मेरे क्लास में, उनको पता होता है कि कैसा कैसा ड्राइंग चलता है। लॉ के क्लास में भी कई बार किया हूँ मैंने। अरे हाँ, ऐसा ऐसा ड्राइंग करके दूंगा। यस सर। हाँ, पाब्लो पिकासो भी डर जाएगा, गैलीलियो भी 10 बार सोचेगा कि मैं फिर से दुनिया में आऊँ कि नहीं। ठीक है, भूत, डांसिंग भूत। ओके चलो सर, समझ में आ गया ना। मतलब ये ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, सिंगिंग करना, नॉट जस्ट ड्राइंग, पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग। हाँ, हर किसी का बात नहीं है, कमर टूट जाएगा। हाँ, डांस करना इतना आसान थोड़ी होता है सर। हाँ, इतना आसान नहीं होता। तो स्पेशल पर्सनल स्किल अगर किसी चीज़ में इन्वॉल्व है तो फिर इन दैट केस वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना नामुमकिन है। क्लियर है ना सर बात? क्या रे, सेक्शन 37 क्लियर हो रहा है कि नहीं? परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं, है ना? तो कौन सी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस किया जा सकता है और कौन से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस नहीं किया जा सकता, इसके बारे में भी एक क्लियर कट मैटर लॉ ऑफ मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बता के रख रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बोला गया था तो हर चीज़ परफॉर्म होगा। ठीक है, या फिर नहीं तुम्हारे पापा से बात हुआ था, पापा नहीं तो बात भूल जाओ, ऐसा नहीं है। लॉजिकली सोचो, जो लॉ बता के रख रहा है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। एनालिसिस ऑफ सेक्शन 37 अगर थोड़ा एनालाइज करें, एक कॉन्ट्रैक्ट बीइंग एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। सिंपल है ना, कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, एक तरह ऐसा एग्रीमेंट है जिसको लॉ थ्रू से हम लोग क्या करते हैं, एनफोर्स कर देते हैं। और एनफोर्स करने के बाद वो एक लीगल ऑब्लिगेशंस में बदल जाते हैं। लीगल ऑब्लिगेशंस क्यों? लीगल ऑब्लिगेशंस कुछ इस तरह से, ठीक है, कि जैसे मानो कि ए का शॉप है, ए का शॉप है, ए अपने शॉप से, जो भी ए का दुकान है, अपनी दुकान से प्रोडक्ट जो है वो बी के पास डिलीवरी करेगा। ठीक है, होम डिलीवरी करेगा। अब ये दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। जैसे ये पहले एग्रीमेंट बना था, ए बी बोला था कि भाई मेरा डॉटर का शादी है, ठीक है, बी के डॉटर का मैरिज है, तो डॉटर्स मैरिज में जो भी चीज़ें चाहिए होगा, ग्रोसरी, खाने का चीज़ें, वॉट एवर, सब ए की दुकान से जाएगा। तो ऑलमोस्ट करीब करीब 1 लाख 1.5 लाख के आसपास का प्रोडक्ट है जो सारा का सारा एक ही दुकान से जाएगा। तो ये सब पहले एग्रीमेंट बना था और फिर बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट भी बना। तो ये जैसे ही बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, सिंपल बात है ना, देन दिस इज एज ऑब्लिगेशन। ए का ऑब्लिगेशन है कि वो बी के डॉटर की शादी में सारा का सारा प्रोडक्ट जो ए, मतलब एक्चुअली पॉइंट क्या है, ए तो देने के लिए राजी था बट ए का तो डेथ हो गया, तो इन दैट केस ए का जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको देना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं लीगल ऑब्लिगेशन। ठीक है, सिमिलरली बी का भी ऑब्लिगेशन है, बी को पेमेंट भी करना होगा, है ना? ऐसा नहीं फ्री का थोड़ी है, पेमेंट भी करना होगा ना, फ्री थोड़ी बोला गया है। ठीक है, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है, फ्री कहाँ है? तो पॉइंट एकदम क्लियर कट आपको समझाते हैं सर। ए कॉन्ट्रैक्ट बीइंग एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ क्रिएट्स ए लीगल ऑब्लिगेशंस व्हिच सबसिस्ट अंटिल डिस्चार्ज। तब तक रहेगा जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज ना हो जाता। अब आपके मन में सवाल चल रहा है सर, डिस्चार्ज कब कब हो जाता है? वेट एंड वॉच। ठीक है, ठीक है, वेट करो थोड़ा सा, डिस्चार्ज में आएंगे। अच्छा, द बेसिक रूल इज दैट प्रोमिसर मस्ट परफॉर्म एग्जैक्टली व्हाट ही हैज प्रॉमिस्ड टू परफॉर्म। जो प्रोमिसर है, मतलब जिन्होंने वादा किया था, वो एग्जैक्टली वही काम करेगा जो वो वादा किया था। ठीक है, आपने जैसा बोला था आपको वैसा करना पड़ेगा, है ना? आपने जो बोला था अगर आप वो नहीं करते हो तो दगेबाज निकल जाओगे ना, चाहे आप हो या मैं हूं, वट एवर, या whoever. The obligation to perform is absolute. The obligation to perform is absolute. Obligation of perform absolute होना चाहिए. Thus, it may be noted that it is necessary for a party who wants to enforce the promise made to him to perform his promise for himself or offer to perform his promise. Only after that he can ask the other party to carry out his promise. This is the principle which is enshrined in section 37. Thus, it is primary duty of each party to contract to either perform or offer to perform his promise. सेक्शन 37 दोनों पार्टी एक दूसरे को अपना अपना ड्यूटी निभाने के लिए बोलते हैं। He is absolved from such a responsibility only when under provision of law or an act of other party to the contract the performance can be dispensed with or excused. अगर किसी भी तरह का पॉइंट आता है तो इसको हम लोग छोड़ सकते हैं। Thus, from the above it can be draw that performance may be actual or offered to perform. अब आगे बात करते हैं ये actual performance क्या होता है। चलो देखते हैं कि what is actual performance. Where a party to a contract has done
he had undertaken to do or either of the parties have fulfilled their obligation under the contract within the time and in the manner prescribed. मतलब समय में किया है और जैसा बोला गया था वैसा किया है, ठीक है। X borrows 5 lakh from Y and with a promise to be paid after 1 month. X ने Y से 5 लाख बोरो किया था, ठीक है, और बोला था कि 1 मंथ बाद पेमेंट करेगा। ऐसा ही इनका कॉन्ट्रैक्ट का क्या था, कॉन्ट्रैक्ट में जो कंडीशंस था यही था। X रिपेज द अमाउंट ऑन द ड्यू डेट, दिस इज एक्चुअल परफॉर्मेंस, है ना। समझ में कुछ आ रहा है सर? एकदम ना, बैंक से लोन लिया आपने, बैंक से आपने लोन लिया 5 लाख का या 10 लाख का, और बैंक आपको बोला था कि भाई 5 लाख का लोन है, आपका मंथली ईएमआई पड़ता है, मंथली ईएमआई पड़ता है आपका, से फॉर एग्जांपल, जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे, आप 5,000 करके कितना दिन दोगे? अरे 5,000 करके कितना दिन लगेगा 5 लाख पेमेंट करने में? 100 डेज क्या, पर डे नहीं, 100 मंथ। 100 मंथ, अच्छा चलो 100 मंथ, ठीक है। 100 मंथ अगर आप पेमेंट करते हो, जितना महीना होता है आप हिसाब कर लो, ठीक है, जितना साल जाता है, तो 100 मंथ पूरा समय है आपके पास, 5,000 करके पर मंथ पेमेंट करो। अगर आप टाइम टू टाइम पेमेंट करते जाते हो तो दिस इज एन एक्चुअल परफॉर्मेंस, बट अगर आप कुछ गड़बड़ करते हो तो वो एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं रहेगा, ठीक है। तो ऑफर टू परफॉर्म और अटेम्प्ट परफॉर्मेंस और टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, इट में हैपन समटाइम्स व्हेन द परफॉर्मेंस बिकम्स ड्यू, अगर परफॉर्मेंस किसी की तरफ से बाकी रह गया तो द प्रॉमिस ऑफर टू परफॉर्म इज ऑब्लिगेशन, तब क्या बोलेगा प्रॉमिसर कि परफॉर्म करने के लिए ऑब्लिगेशन है, बट द प्रॉमिस रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस, ऐसा होता है ना, प्रॉमिसर बोल रहा है बट प्रॉमिस ना कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये रहा एक्चुअल के साथ ऑफर टू परफॉर्मेंस का डिफरेंस, कर भी सकता है, ना भी कर सकता है, रिफ्यूज कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि सर ये तो सेक्शन 37 था, बट सेक्शन 38 कहां से आ गया? अब सेक्शन 38 क्या बताता है? इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर और परफॉर्मेंस, अगर जो रिफ्यूज करता है, रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट, परफॉर्मेंस करेगा नहीं, कौन? प्रॉमिसी, है ना, या फिर जिसको एक्सेप्ट करना है, तो क्या होगा? तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 38, ठीक है, अब सेक्शन 38 आ गया, परफॉर्मेंस की बात है सर, मानो कि प्रॉमिसर कर रहा है बट प्रॉमिस ही नहीं कर रहा है, समथिंग लाइक दैट। When a promiser has made an offer of performance to the promisee and the offer has not been accepted, then the promiser is not responsible for non-performance, nor does the thereby loss his rights under the contract. Every such offer must fulfill certain conditions. जैसे कि ऐसा ऑफर में कुछ कंडीशंस, मतलब कुछ कंडीशंस होना जरूरी है, जैसे इट मस्ट बी अनकंडीशनल, बिना किसी शर्त का होना चाहिए। It must be made at a proper time and place under such circumstances that the person to whom it is made may have reasonable opportunity of ascertaining that person by whom it is made is able and willing there, and they do to the whole of what he is bound by his promise to do. And third point कहता है, if the offer is an offer to deliver anything to the promisee, then the promisee must have reasonable opportunity of seeing that the thing offered is the thing which the promisor is bound by his promise to deliver. डोंट वरी, मैं आपको सारा पॉइंट का एग्जाम्पल के साथ अभी समझाऊंगा, तो आपको ये सब पॉइंट एकदम क्लैरिटी में समझ में आएगा। देखो, P promises to deliver certain goods to R, P प्रॉमिस कर रहा है क्या? R को, कि भाई मैं तेरे को कुछ गुड्स डिलीवर करूंगा। P takes the goods to the appointed place during business hour. Sir, what is business hour? ऐसे इंडिया में बिजनेस आवर क्या है इन जनरल? बिजनेस आवर अगर जनरली पूछूं मैं आपको, अब कोई अगर आईटी सेक्टर वाला बात कर ले तो वो मुश्किल हो जाएगा। सॉल्ट लेक या न्यू टाउन में जो आईटी सेक्टर चलता है ना, उसका बिजनेस आवर अलग होता है, वो शाम से चालू होता है, शाम को 4 बजे से लेके रात को 2 बजे तक, ये भी एक ऑफिस आवर होता है, ठीक है, बट ये एबनॉर्मल ऑफिस आवर है। अगर जनरली आपको पूछा जाए सर व्हाट इज बिजनेस आवर, क्या बोलोगे आप लोग? 9 to 5। 9 to 5, थैंक यू सर, है ना, 9 AM, सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक, 5 PM तक, ठीक है, दिस इज द नॉर्मल बिजनेस आवर। बात समझ में आ रहा है? तो प्लीज प्रॉमिसेस टू डिलीवर सर्टेन गुड्स टू आर and P takes the goods to the appointed place during business hour, but R refuses to take the delivery of the goods. P पहुंचा रहा है but R refuse कर रहा है। This is an attempted performance as P, the promiser, has done what he was required to do under the contract. P वो कर रहा है जो उसको करना चाहिए था, but R refuse कर रहा है ना। अब ये रिफ्यूजल हो गया ना, एक्सेप्टेंस नहीं हो रहा है। जैसे सिंपल बात है, ऐसे आप जोमेटो में कुछ ऑर्डर किए हो या फ्लिपकार्ट में कुछ ऑर्डर किए हो, और फ्लिपकार्ट वाले आपके घर में आए हैं या जोमेटो वाले घर पे आए, बट आप
ऑर्डर करके भाग गए, सीओडी कर दिया था ना, कैश ऑन डिलीवरी कर दिया था, ऑर्डर करके भाग गए। ऐसे मेरा एक स्टूडेंट था, बदमाशी करता था, ऐसे उसका इंटेंशन था नहीं था, वो उसको पहले पहले समझ में नहीं आता था, वो सोचता था कि मैं ऑर्डर करके भाग जाऊंगा। तो तब छोटा था, मतलब ज़्यादा स्कूल में पढ़ता था, तो मेरे को एक दिन बोल रहे सर पता है मैंने ऐसा किया कि जोमेटो जोमेटो या स्विगी होगा कि सर मैं स्विगी में ऑर्डर करके और डिलीवरी जब वो लोग आता था मैं वहाँ से भाग जाता था। तो बोले इसमें लाभ क्या होता, बोले कुछ नहीं, परेशान करना, हाँ डिलीवरी बॉय को परेशान करना। तो ऐसा ना 2 बार 3 बार उसने किया, 2 to 3 times। आगे क्या हुआ बोलो तो? सब ब्लॉक कर दिया होगा। सर नेक्स्ट टाइम जब वो जरूरत पड़ा ना, जब वो थोड़ा सा बड़ा हो गया 2-3 साल बाद, मतलब मोस्ट वाली वो कॉलेज फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ऐसा काम किया था। उसके बाद जैसे कॉलेज खत्म हुआ, एक सोसाइटी बिल्ड हुआ उसका दोस्तों के बीच में, तो उसका तो ऑर्डर जनरेट करने का टाइम आ गया था ना अभी, कि भाई दोस्तों को खिलाना है, स्विगी में जोमेटो में ऑर्डर करना है। उसको लगा था उसको कभी जरूरत नहीं होगा, ठीक है। तब जो ऑर्डर करने जाता है उसको लगता है कि उसके साथ मतलब उसका फोन में कुछ प्रॉब्लम है, तो मेरे को बोलता है कि अरे देखो आप सबका डिलीवरी ऑर्डर हो जाता है, ये सब ऐप बेकार है। बोलते क्या बेकार है? बोलते नहीं मेरे यहाँ से ऑर्डर करता हूँ बट मेरे को रिफ्यूज कर देता है। ये लोग सच में बिजनेस करता है कि बदमाशी करता है? मतलब 2 साल बाद मेरे को ऐसे पूछ रहा है। तो फिर मैं बोला कि क्यों, ऐसा क्यों करेगा, किसी के साथ नहीं करता। फिर बोलता है कि पता है मैंने ऐसा ऐसा किया था। बोले तभी तो तुम्हें ब्लॉक करके रखा है। तुम कस्टमर केयर को फ़ोन करके बोल। कस्टमर केयर के फ़ोन करके बात किया तब जाके उसका डिलीवरी खुला। समझ रहे हो सर? तो ऐसा भी होता है। तो बात बहुत सिंपल है कि भाई अगर प्रॉमिस ही जो है वो अगर एक्सेप्ट करने नहीं आया तो मुश्किल हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है सर कि ये जो इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म होली, ठीक है, तो क्या होगा? सेक्शन 39 उसके बारे में बात करता है। अब लोगों को समझ में आ रहा है रे? हेलो? ये आजकल उबेर वाले करता है ना सर, आजकल उबेर वाले बड़ा झमेला करता है सर। पहले ऐसा नहीं था, आजकल बहुत करता है। मैं तो बहुत एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा? हाँ, वो उबेर वाले एकदम बिल्कुल सर नहीं लेता है, मतलब पहले बोलता है आएगा, उसके बाद कुछ देर बाद बोलता है नहीं आएगा, वो कैंसिल कर देता है। पहले पहले एक सिस्टम हुआ करता था, अभी भी शायद है, आई डोंट नो, कि कैंसिल करने से नेक्स्ट टाइम जब आप बेसिकली फिर से आप करोगे ना तो कैंसिल करने से बाद में पैसा काटता था। अभी भी करता है क्या? मुझे आजकल समझ में नहीं आता उतना, शायद वो ऐड कर लेता है, मुझे लगता है वो ऐड कर लेता है, बट हमें समझ में नहीं काटता है। और अगर ड्राइवर आ जाता है पिकअप लोकेशन पे और फिर आप कैंसिल करते हो तब कटता है। वो अच्छा, ड्राइवर पिकअप लोकेशन पे आने के बाद कटने से वो काटता है, लेकिन मानो স্পেশালি পুজোর টাইমে করে এসব। पुजो टाइम में करे, नहीं नहीं नॉर्मल में भी करता है। नॉट जस्ट इन ड्यूरिंग पूजा। तुरंत कर देने से नहीं कटता है, लेकिन तुम अगर वो cancel बहुत कर दूर से सपोज आता है हाँ और फिर उसी टाइम अगर कैंसिल कर दोगे तो फिर वो लोग यस कुछ यस, काट। हाँ लॉजिकल है ना, क्योंकि वो इतना तेल खर्चा करके आया आपके लोकेशन तक और आप कैंसिल कर देते हो, तब तो बनता है। लेकिन आजकल वो बोलता नहीं है, आपका नेक्स्ट बुकिंग के टाइम पे ऑटोमेटिक बढ़ा के दिखाता है ना। आजकल बोलता नहीं कि पेनल्टी है बोल के, फाइन है बोल के, मुझे ऐसा ही लगता है। क्योंकि मैं कई बार देखता हूँ 100-150 का भाड़ा मेरे को अचानक से 180 दिखाता है, ताकि लेकिन ऐसा कोई मतलब पिकिंग टाइम नहीं होता है, फिर भी मेरे को बड़ा शायद कैंसिल किया था इसलिए हुआ, ऐसा कुछ हो सकता है। तो बाय द वे सिंपल बात है कि अगर प्रॉमिस ही जो है वो अगर एक्सेप्ट नहीं करता है तो मुश्किल होता है सर। ये बेसिकली एक तरह का ऑफर एक्सेप्टेंस का परफॉर्मेंस की बात है, चाहे ओला उबेर की बात करो या जोमेटो की बात करो, है ना, फ्लिपकार्ट की बात करो, आजकल तो ये बड़ा फेमस एग्जाम्पल बन गया है सर। The section 39 provides that when a party to a contract has refused to perform or disabled himself from performing his promise, है ना, अपने आप को प्रॉमिस को परफॉर्म करने में डिसेबल कर रहा है, in its entirety the promisee may put an end to the contract unless he had signified by words or conduct his acquisitions in its continuance। एग्जाम्पल देखो, एक सिंगर है, एंटर्स इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद वाई, ठीक है, एक्स क्या है सर, गाती है या गाता है जो भी हो, ठीक है, एंटर्स इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद वाई द मैनेजर ऑफ ए थिएटर, एक थिएटर में गाना गाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ, टू सिंग एट हिज थिएटर्स 2 nights इन एवरी वीक, 2 रात गाना है
एवरी वीक, हर हफ्ता में 2 दिन करके, मतलब 2 रात्रि में ओके उनको गाना है, बिकॉज आप लोग जानते हो कि इस तरह का ओपेरा टाइप में चलता है ना, ठीक है। स्पेशली ये सब कॉन्सेप्ट ज़्यादातर पहले फ्रांस में चलता था, मतलब इस तरह का कॉन्सेप्ट था, बाद में आजकल इंडिया में भी बड़ा फेमस है। तो 2 nights in every week during the next 2 months, and Y engaged to pay her rupees 10,000 for each night. A's performance on the 6th night, ठीक है, each night, and on the 6th night X willfully absent herself from the theater, ठीक है, मतलब जो 6th night है वो absent हो गया, तो Y is at deliberate liberty to put an end to a contract। मतलब यहाँ पर जो Y है, Y कौन है सर? मैनेजर, ठीक है। अब क्या है कि X ने जो वादा किया था वो वादा कंप्लीट नहीं कर रहा है। उसका कितना रात्रि उनको गाना गाना था सर? 2 नाइट्स करके एवरी वीक, अगला 2 महीने तक, ठीक है। मतलब मोस्ट प्रोबेबली वीक में अगर 2 नाइट्स करके होता है तो पर मंथ मोस्ट प्रोबेबली कितना हो जाएगा सर? 8 नाइट हो जाएगा ना, 8 नाइट इंटू 2, 16 नाइट्स गाना गाना था उनको। लेकिन जो एक्स है वो विलफुल्ली एब्सेंट किया, मतलब कोई कॉज नहीं था एब्सेंट करने का प्रॉपरली, मतलब कोई बुखार, सर्दी, गला में कुछ प्रॉब्लम जो सिंगर्स के लिए मुश्किल है, विलफुल्ली, ठीक है, उसका सब कुछ ठीक था बट जानबूझ के एब्सेंट किया। तो क्या वाई को लिबर्टी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को पुट टू एन एंड कर दे? बिकॉज वो क्यों पुट एन एंड करेगा? बिकॉज ये जो एक सिंगर है ना, इसी के कारण वो जो थिएटर है उसमें लोग टिकट काटा था। तो अगर थिएटर वाले मतलब मैनेजर को लॉस हुआ है तो किसके कारण लॉस हुआ है? आप ही बताओ। सिंगर के कारण। सिंगर के कारण ना, बिकॉज लोग थोड़ी ना थिएटर मैनेजर को देखने आता है या सुनने आते हैं, जो भी आते हैं आर्टिस्ट के लिए आते हैं, है ना। अरिजीत सिंह के लिए आते हैं या फिर नेहा कक्कड़ के लिए आएंगे, जिसको जो पसंद है, समझ रहे हो ना सर। तो वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को पुट टू एन एंड कर सकता है, ठीक है। तो बस यही बोल रहे, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म होली, ठीक है। अगर वो परफॉर्मेंस को कंप्लीट नहीं करता है तो सेक्शन 39 इजाजत देता है उसको। तो ये रहा सेक्शन 39। तो सेक्शन 39 का एनालिसिस क्या निकला सर? फ्रॉम लैंग्वेज ऑफ सेक्शन 39 इट इज क्लियर दैट in the is under consideration the following two rights accrue to the aggrieved party। मतलब यहाँ पर aggrieved कौन है सर? एक्स है कि वाई है? यहाँ पर aggrieved कौन है? वाई। सबको समझ में आया सर? एग्रीड मतलब यहाँ पर बेसिकली जिसका लॉस हो रहा है या फिर जिसके साथ धोखा हुआ है। किसके साथ धोखा हुआ है? एक्स के साथ धोखा हुआ कि वाई के साथ धोखा हुआ? वाई के साथ। बिकॉज जो लॉस हुआ है, जो लॉस झेलना पड़ा वो वाई को झेलना पड़ा, ठीक है। तो एग्रीड पार्टी जो है वो टर्मिनेट कर सकता है, ठीक है, टू इंडिकेट बाई वर्ड्स और बाई कॉन्डक्ट दैट ही इज इंटरेस्टेड इन इट्स कंटिन्यूएंस, या फिर अगर कंटिन्यूएशन में इंटरेस्टेड है तो वो भी बताना पड़ेगा। इन केस द प्रॉमिस डिसाइड टू भी तो कर सकता है। हाँ बोल। केस भी तो कर सकता है। हाँ केस भी कर सकता है, वो तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला सिचुएशन में एकदम, अगर ब्रीच हो रहा है यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट को जस्ट टर्मिनेट कर रहा है तो ठीक है भाई, कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर रहा है, सिंपल है। अगर मानो कि मैटर एकदम ब्रीच ऑफ लेवल में चला जा रहा है तो सू का बात तो है, आप लोग तो जानते हो, है ना। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में तो आप लोगों को मतलब किस तरह का केस हो सकता है, उसमें क्वांटिफाइबल क्या है, मतलब कितना डैमेज क्लेम कर सकता है, डैमेज का क्या रूल्स है, यू ऑल नो अबाउट दिस थिंग्स, वो भी कर सकता है। In case the promisee decide to continue the contract, he would not be entitled to put an end to the contract on this ground subsequently. In either case, the promisee would be able to claim damages that suffers the result on the breach. समझ गया सर? वही बात है। Similarly, आगे बात करते हैं सर, by whom a contract may be performed. Section 40, 41 and 42. Interesting है, देखो। By whom a contract may be performed. Person by whom promise is to be performed, Section 40 कहता है, if it appears from the nature of the case that it was the intention of the parties to any contract that any promise contained in it should be performed by the promiser himself, such promise must be performed by the promiser. In other case, the promiser or his representative may employ a competent persons to perform it. जैसे कि सर कुछ एग्जांपल देखते हैं। A promises to pay B a sum of money. A may perform his promise. ए प्रॉमिस किया था बी को कि कुछ पैसा देगा। ए मे परफॉर्म हिज प्रॉमिस आइदर बाय पर्सनली पेइंग द मनी टू बी और बाय कॉजिंग इट टू बी पेड बाय टू बी बाय अनदर। मतलब या तो खुद दे दिया पैसा या फिर अगर खुद नहीं दे पाए तो किसी और से बी के पास पैसा भेज दिया।
एंड इफ ए डाइज बिफोर द टाइम अपॉइंटेड फॉर पेमेंट, पेमेंट देने से पहले अगर ए मर जाता है, हिज रिप्रेजेंटेटिव मस्ट परफॉर्म द प्रॉमिस और एम्प्लॉय सम प्रॉपर पर्सन टू डू सो, कि मेरे जाने के बाद बी को जो पैसा भेजना है, चाहे मंथली पैसा भेजना हो या फिर वीकली भेजना हो या फिर जब जरूरत है तब भेजना हो, ठीक है, तो उसके लिए किसी पर्सन को एम्प्लॉय करके जाना है, तो मेरे ना रहते हुए आप ये परफॉर्म करना, ठीक है। तो बाय हूम ए कॉन्ट्रैक्ट में भी परफॉर्म्ड, ऐसा नहीं कि आप समझ रहे हो ना सर, इस तरह से तो सब कोई मतलब एक के बाद एक, अगर इंसान तो सर मैन इज मॉर्टल या इमॉर्टल, अरे इंसान हमेशा इमॉर्टल ना, मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि सब कोई बोलेगा नहीं मैं सदा जिंदा रहूंगा, ऐसा थोड़ी ना है, ठीक है। तो लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि अपना ऑब्लिगेशन तुम करना बंद कर दो या फिर जो भी तुम्हारा ड्यूटी है वो छोड़ दो, ठीक है। तो जाने के बाद किसी और पे तुम उसको ट्रांसफर करके जा सकते हो या फिर जाना चाहिए आपको, डिपेंड करता है कि कितनी जरूरत की बातें हैं या फिर किस तरह का है। आगे आगे बहुत इंटरेस्टिंग कुछ बात होगा, ध्यान से देखो। A promises to paint a picture for B and this must be performed by the promiser himself. ये तो A को खुद ही करना चाहिए था, बिकॉज ये A का रिप्रेजेंटेटिव से नहीं हो सकता, ठीक है। अब कोई बोलेगा सर अगर मानिए कि A का रिप्रेजेंटेटिव भी पेंट करता है, हाँ हो सकता है, बट पेंटिंग का भी तो तरह है, टाइप्स ऑफ पेंटर होता है, हर कोई सिमिलर काइंड ऑफ पेंटर होगा ऐसा जरूरी नहीं, कोई नेचर का पेंटिंग करता है, कोई फिगर का पेंटिंग करता है, अलग अलग होता है ना सर। तो डिपेंड कि कौन किस तरह का पेंटर है उस पर डिपेंड करता है। हो सकता है कि ए का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी पेंटर है, डजेंट मैटर कि वो फिर से ए के रिप्रेजेंटेटिव में शिफ्ट हो जाए, बिकॉज ये एक स्पेशल एक्ट है, तो जिससे हुआ था वही कर सकता है। सेक्शन 40 पर्सनल स्किल, यस पर्सनल स्किल। तो सेक्शन 40 आपको ये वाला समझाते हैं। तो एनालिसिस ऑफ सेक्शन 40 क्या निकला कि जब जरूरत पड़ा प्रोमिसर हिमसेल्फ, है ना, प्रोमिसर को खुद करना पड़ा, बिकॉज जो स्पेशल स्किल में बना हुआ है, ठीक है। ओके, एजेंट का बात क्या है सर, मतलब एजेंट क्या करेगा सर? एजेंट अगर मतलब किसी के बिहाफ में किसी को कुछ करना है तो फिर वो एजेंट ही करेगा ना, जैसे प्रोमिसर हिमसेल्फ कर सकता है वो तो आपको पता ही है। एजेंट अगर मानो कि वो मर गया, मतलब ए ने बी को बोला था पैसा देगा बट मर गया, तो एजेंट रख के जाता है। अगर पर्सनल कंसिडरेशन इज नॉट द फाउंडेशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, द प्रोमिसर और हिज रिप्रेजेंटेटिव में एम्प्लॉय कॉम्पिटेंट पर्सन्स टू परफॉर्म इट। तो जो कॉम्पिटेंट पर्सन, मतलब कॉम्पिटेंट मतलब क्या, मतलब एलिजिबल, एक ऐसा लोग, ऐसा इंसान जो ए के बिहाफ में वो काम कर सकता है, तो उसको एजेंट बोलेंगे। या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी बोल सकते हैं। लीगल रिप्रेजेंटेटिव लाइक नॉर्मली बेटा बेटी इस तरह का होता है, लड़का लड़की जो भी उसका है, सन डॉटर इस तरह का। तो ए यहाँ पर एक स्पेशल एग्जांपल है, देखो सर, A promises to B to pay 1 lakh on delivery of certain goods. A may perform this promise either himself or causing someone else to pay the money to B. If A dies before the time appointed for payment, his representative must pay the money or employ some other persons to pay the money. If B dies before the time appointed for the delivery of goods, then B's representative shall be bound to deliver the goods to A and A is bound to pay 1 lakh to B's representative. बात कुछ समझ में आ रहा है सर? ए ने बी को वादा किया था कि मैं तुम्हें गुड्स दूंगा और बदले में तुमसे मैं 1 लाख लूंगा। अब ये काम करने से पहले ए मर गया, तो ए मर गया तो कौन काम करेगा? बी को कौन गुड्स डिलीवर करेगा? ए की ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब बाय लीगल, मतलब वहां पर मतलब लिख के जाता है कि जब मैं नहीं रहूंगा तो मेरे जगह में ये देगा, चाहे वो अपना उसका बेटा बेटी भी हो सकता है या फिर एनी अदर पर्सन, ठीक है, जिसको वो ठीक समझेगा, कॉम्पिटेंट समझेगा, उसको एजेंट भी बना के जा सकता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी बना के जा सकता है कि मेरे बिहाफ में ये करेगा। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ए ने जो प्रॉमिस किया था बी को डिलीवरी करेगा, ठीक है, अब उससे पहले बी मर गया, तो फिर अगर बी मर गया तो फिर ए किसको डिलीवरी करेगा? अरे अगर बी मर गया तो फिर हाँ, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, बी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, यस, बीज रिप्रेजेंटेटिव शैल बाउंड टू, अब बी का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो गुड्स तो लेगा ही, ठीक है, और साथ में 1 लाख भी पे करेगा, ठीक है। ए इज बाउंड टू पे 1 लाख टू बीज रिप्रेजेंटेटिव। सिमिलरली दोनों चीज होगा। अब अगर कोई बोले सर अगर दोनों मर गया तो क्या दोनों का रिप्रेजेंटेटिव, अगर दोनों मर गया तो दोनों का रिप्रेजेंटेटिव जो है, अगर वो देखा जाएगा कि दोनों का रिप्रेजेंटेटिव में वो बात बनता है कि नहीं बनता, बट यस इन सिंपल वे में दोनों का रिप्रेजेंटेटिव के बीच में वो चीज चलेगा, ठीक है।
हाँ केस टू केस डिफर कर सकता है। A promises to paint a picture for B for a certain price. A is bound to perform the promise himself. He cannot ask some other painter to paint the picture on his behalf. If A dies before painting the picture, the contract cannot be enforced either by A's representative or by पर्सनल स्किल के केस में ये कैरी ऑन करना मुश्किल है सर। जब बात पर्सनल स्किल पे आ जाए तब उसको कैरी ऑन नहीं कर सकते, तब वो रिप्रेजेंटेटिव तक पहुंच ही नहीं सकते, बिकॉज इट्स अ पर्सनल स्किल। ठीक है, क्योंकि ये ए प्रॉमिस किया था पिक्चर पेंट करेगा, तो ये पिक्चर पेंट करना एक पर्सनल स्किल होता है, ये हर किसी का बस का बात नहीं है। सेक्शन 41 सर थर्ड पर्सन की परफॉर्मेंस के बारे में बात करता है। थर्ड पर्सन, ये कौन है थर्ड पर्सन? इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पर्सन। When promisee accepts performance of the promise from a third person, he cannot afterwards enforce it against the promiser. That is performance by a stranger. मतलब किसी को करना था बट उसकी जगह कोई और कर दिया। Performance by stranger. If accepted by the promisee, this result in discharging the promiser, although the latter has neither authorized nor ratified the act of the third party. मतलब सिंपल बात है कि मतलब A के साथ B का मतलब कॉन्ट्रैक्ट बना था, ठीक है, इसमें सी बीच में आके कुछ कर रहा है, ना तो वो कोई रिप्रेजेंटेटिव था, ना तो वो कोई मतलब एजेंट था, कुछ भी नहीं था, तो फिर सी कौन है? बेसिकली थर्ड पार्टी है। तो ये थर्ड पार्टी क्या कर रहा है बीच में? कोई काम नहीं है इसका। तो बेसिकली इफ एक्सेप्टेड बाय द प्रॉमिस, अगर थर्ड पार्टी से, जैसे मानो ए बोला था बी को पेमेंट करेगा, बट ए मर गया, तो सी बीच में आके बी को पेमेंट कर रहा है। अगर बी उसको एक्सेप्ट करता है तो ये एक्चुअली क्या हो रहा है? डिस्चार्जिंग द प्रॉमिसर, मतलब ए का जो प्रॉमिस था वो डिस्चार्ज हो जाता है, उसका कोई खेल यहाँ पर रहता नहीं, बिकॉज ये टोटली सी और बी के बीच में चल रहेगा। फिर ये एक्चुअली ए और बी का जो प्रॉमिसर प्रॉमिसी वाला खेल है वो है ही नहीं, ठीक है। बट हाँ, अगर वो लोग बाद में उसको रेटिफाई करता है, ठीक है, नाइदर ऑथराइज नॉट रेटिफाइड द एक्ट, मतलब रेटिफाई करना मतलब क्या? फिर से उसको न्यूली बताना, ठीक है, रेटिफाई करके एक नया कॉन्सेप्ट बिल्ड करना, अगर ऐसा कुछ करेगा, लेकिन वो भी रेटिफाई भी नहीं कर सकता, अमेंड भी नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब बात यही कि जो बात ए के साथ बी का हुआ था वो कोई तीसरा आके कैसे कर सकता है? उनके बीच में था। अगर एजेंट या लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो तो ठीक है, बट अगर ऐसा कोई बात नहीं है तो फिर कैसे होगा? तो सेक्शन 41 एक्चुअली थर्ड पर्सन के बारे में बात करता है। As per section 41 of the Indian Contract Act, when a promisee accepts performance of the promise from a third person, he cannot afterwards enforce it against the promiser. That is, performance by a stranger accepted by the promise produce the result of discharging the promiser, although the latter has neither authorized nor ratified the act of the third party. A received certain goods from B promising to pay 1 lakh. ध्यान से सुनना, A received certain goods from B, A ने B से कुछ goods लिया, ठीक है, प्रॉमिस कर रहा है कि बदले में 1 लाख देना है। Later on, A expressed his inability to make payment, ठीक है, later on A बोल रहा है कि भाई मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। C, who is known to A, C जो A को जानता है, pays 60,000 to B on behalf of A. However, A was not aware of the payment. But A को पता ही नहीं है कि C उसके बिहाफ में 60,000 B को पे कर रहा है। Now B is intending to sue A for the amount of 1 lakh. Therefore, in the present instance, B can sue only for the balance amount, that is 40,000, and not for the whole amount. अब ये बात भी ध्यान से सुनो बात आप, ठीक है, यहाँ पर एक ट्विस्ट हो गया खेल में। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, या तो डिस्चार्ज कर दो या फिर उसको रेटिफाई तो कर ही नहीं सकते। बात क्या चल रहा है? ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, कितने का? ए बी को कुछ गुड्स देगा, बदले में बी कितना पे करेगा? ए को 1 लाख पे करेगा। अब ए बोला कि ए एक्सप्रेस इज इनएबिलिटी टू मेक पेमेंट, ए बोला कि भाई मैं तुम्हें पेमेंट नहीं कर पा रहा हूं बी को, सॉरी मैंने गलत लिख दिया ना, एक्चुअली ए पेमेंट करेगा 1 लाख बी को और बी कुछ गुड्स उससे उसको देगा। अब ये जो 1 लाख का बात है सर, जो 1 लाख ए बी को देने वाला है, वो ए बोल दिया बी को कि भाई मैं तुम्हें 1 लाख नहीं दे सक रहा हूं, तो सी कहां से उसको पता चल गया? वो बी का नॉन पर्सन है, उसने 60,000 पेमेंट कर दिया बी को, किसके बिहाफ में? ए के बिहाफ में। हाउएवर ए को नहीं पता। नाउ बी सोच रहा है कि भाई मेरे को तो सी से मिला, बी सोच रहा है मेरे को तो सी से मिल गया 60,000, अब कोई बात नहीं, मैं तो ए को बोलूंगा कि भाई 1 लाख ही दे, ठीक है। क्या बी ऐसा बोल सकता है कि भाई मेरे को तुम 1 लाख ही दो, बिकॉज ये 60,000 तो मुझे थर्ड पार्टी से मिला, ये तो कोई है नहीं इस पर्टिकुलर पॉइंट का? अरे क्या ऐसा बोल पाएगा बी?
बी ऐसा नहीं बोल पाएगा सर, बिकॉज मैटर में लॉजिक है, पैसा थोड़ी ना फोकट में मिल रहा है। सी जरूर कि उसको बोल के करना चाहिए था, लेकिन फिर भी इस पे पॉइंट एकदम सिंपल काम कर रहे हैं कि भाई जो 1 लाख तुमको मिला ना, ये 1 लाख तो ए का ही है। अच्छा पैसा मतलब ए के बिहाफ नहीं तो तुम्हें 60,000 दिया ना, सी तो बोला कि मैं ए के बिहाफ में दे रहा हूँ। हाँ, भले ही उसको ए को पता नहीं है, बट बाद में तो पता चल गया ना। तो तुम बाद में अगर क्लेम कर सकते हो ना ऐसे कुछ, तो 40,000 ही क्लेम कर पाएगा, 1 लाख नहीं क्लेम कर सकता, बिकॉज वो जो पैसा तुम्हारे पास आया ना, वो ए का बिहाफ नहीं सी से मिला तुमको। ठीक है, तो इस बात का भी खास ध्यान रखना पड़ेगा। थर्ड पर्सन से अगर बाई चांस कुछ मिल जाता है और मेन पार्टी को पता नहीं चलता, तो उस केस में क्या हो सकता है? क्या ऐसा घटना भी रियल में होता है क्या? अरे क्या इस तरह का केस भी रियल लाइफ में होता है कि नहीं होता? सेक्शन 41 वाला बोलो सर। अरे बोलो, समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ ना, कुछ तो बोलो। है दादा। यस सर। यस सर, ओके सर। सर अब बात कर लेते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, दैट इज जॉइंट प्रोमिसेस का बात। सर ये जॉइंट प्रोमिसेस कौन है? सर व्हेन 2 or more persons have made a joint promise, then unless a contrary intention appears by the contract, all such person must jointly fulfill the promise. जब प्रॉमिस जॉइंटली हुआ है तो फिर कंप्लीट भी जॉइंटली होना चाहिए। इफ एनी ऑफ देम डाइज, हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव मस्ट jointly with the surviving promises fulfill the promise. If all of them die, the legal representative of all of them must fulfill the promise. सर ये क्या चल रहा है? हाँ, रेलगाड़ी, ठीक है, ध्यान से देखना, ये रेलगाड़ी प्रॉमिस है। सर कैसा रेलगाड़ी? देखो ए बी सी, ठीक है, जॉइंटली प्रॉमिस टू पे 6 लाख टू डी। ए बी सी तीनों ने जॉइंटली प्रॉमिस किया कि भाई 6 लाख डी को मिलेगा। अब ए बी सी मस्ट जॉइंटली परफॉर्म द प्रॉमिस, बट इफ ए डाइज बिफोर द परफॉर्मेंस, अगर मानो परफॉर्मेंस कंप्लीट होने से पहले ए मर गया, ए गुजर गया, तो कौन करेगा? देन ए का रिप्रेजेंटेटिव पिक्चर में आ जाएगा। किसके साथ साथ? बी और सी के साथ साथ। ठीक है, ए का रिप्रेजेंटेटिव मैं इस तरह से लिख रहा हूं, ए का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो बी और सी के साथ मिलके प्रॉमिस को फुलफिल करेगा। jointly with B and C perform the promise and so on. And if all the three, that is A, B and C, die before performance, then the legal representative of all must jointly perform the promise. Then मतलब A का representative, B के representative, C के representative तीनों jointly मिला के D को ये अमाउंट पे करेगा। समझ में आया सर? यह है joint promise का सिंपल बात। ठीक है, joint promise का मतलब अगर joint promise था, अगर जिन लोगों का डायरेक्ट था वो लोग चला जाए तो उनका रिप्रेजेंटेटिव को फुलफिल करना ही पड़ेगा। समझ में आया सर? जॉइंट प्रॉमिस बोलो। अरे बोलो सर, जॉइंट प्रॉमिस क्लियर है कि नहीं? यस सर। देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग और एक एरिया है सर, सक्सेशन और असाइनमेंट। सक्सेशन तो आप लोग सुने हो, पापा अपना जमीन बेटों को देके जाता है, दादाजी अपना चीज। सक्सेशन एक्ट भी एक है सर, ठीक है। आज सुबह ही सीएस का क्लास में मैं सक्सेशन एक्ट के बारे में बात कर रहा था, तो ऐसे वहां पर एक पॉइंट था, सक्सेशन एक्ट में बात नहीं हो रहा था, एक्चुअली आईटी एक्ट था, तो उसमें सक्सेशन के बारे में बात चल रहा था। तो डिस्टिंक्शन बिटवीन सक्सेशन एंड असाइनमेंट, देन व्हाट इज दिस सक्सेशन एंड व्हाट इज असाइनमेंट? ध्यान से सुनना, डिस्टिंक्शन बिटवीन टू लीगल कॉन्सेप्ट, सक्सेशन क्या है एंड असाइनमेंट क्या है, may be noted carefully. When the benefits of a contract are succeeded to by process of law, then both burden and benefits attaching to the contract may sometimes devolve on the legal heir. Suppose, very interesting, आपको मजा आएगा समझेंगे। A son succeeds to the estate of his father. ऐसे नॉर्मल बात है कि पापा का जो भी चीजें होता है वो उसके बेटा बेटी पे शिफ्ट हो जाता है। अरे क्या विश्वजीत, पापा का जो भी चीजें Yes, हैं वो तेरे को ही मिलने वाला है ना, अगर तू बदमाश बच्चा Yes, sir. ना निकला तो। हाँ, अगर बदमाश भी निकलेगा फिर भी तेरा ही होने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि पापा का जो भी संपत्ति, जो भी एस्टेट तुमको मिला है, ठीक है, आफ्टर हिज डेथ ही विल बी, मतलब यहाँ पर जो भी बच्चा है, ठीक है, जैसे मेरे पापा के केस में, मेरा सभी का रियल फैक्ट है सर, आप लोग मैटर को नेगेटिव वे में मत सोचो, हाँ इमोशनल मत हो जाना, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो यू हैव टू नो दिस काइंड ऑफ थिंग्स कि क्या होता है, क्यों होता है, ठीक है, एकदम इमोशनल पगला मत हो जाना आप लोग।
ठीक है। तो son succeeds to the estate of his father after his death, he will be liable to pay the debt and liability of his father owned during his lifetime. Very interesting point. अगर पापा का संपत्ति में मेरा अधिकार है, अगर मैं संपत्ति यूज करता हूं, तो फिर पापा का जितना लाइबिलिटी अगर पापा का है तो वो भी उसके बेटा को या बेटी को जो भी उसका संपत्ति ले रहा है उसको चुकाना पड़ेगा। कुछ समझ में आया सर? इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। यस ठीक है, दिस इज कॉल्ड सक्सेशन। ठीक है, कि पापा का जो भी संपत्ति है, एस्टेट है, वो बेटा बेटी को मिलता है, लेकिन सिमिलरली पापा का जो भी लाइबिलिटी है वो भी तो बेटा बेटी को ही चुकाना पड़ेगा, है ना। लेकिन एक सवाल यहां पर उठता है सर, मानो कि संपत्ति का वैल्यूएशन, एस्टेट का वैल्यूएशन है 1 करोड़ और लाइबिलिटी है 1.5 करोड़। तो जो एक्स्ट्रा 0.5 करोड़ या 50 लाख ये कहां से लाएगा बच्चा लोग? वो नहीं जाएगा, सिर्फ 1 करोड़ ही जाएगा। समझ में कुछ आया सर? वेरी गुड विश्वजीत, बड़ा क्लियर कट बताते सर। इफ द डेब्ट्स ओड बाय हिज फादर एक्सीड द वैल्यू ऑफ द एस्टेट इनहेरिटेड बाय द सन, देन ही वुड नॉट बी कॉल्ड अपॉन टू पे द एक्सेस। ये जो एक्स्ट्रा 50 लाख है ना, इसका पेमेंट कभी भी इनहेरिटेड में बच्चों के ऊपर, मतलब सन्स या डॉटर के ऊपर नहीं आएगा। इन अदर वर्ड्स, द लाइबिलिटी ऑफ द सन विल बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय हिम। जितना प्रॉपर्टी उसको मिला है अपने पापा से, ठीक है, सिर्फ उतना ही प्रॉपर्टी का लाइबिलिटी वो पे कर सकता है। हो सकता है कि 1 करोड़ का पूरा प्रॉपर्टी चला जाए, वो भी हो सकता है। ठीक है, ये सभी कर्म के आधार पे होता है सर। ठीक है, और कर्म के आधार पे किस्मत जो भी बोलो आप, ठीक है, इस पे स्पिरिचुअल बात फिर से आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इट्स नॉट स्पिरिचुअलिटी, इट्स लॉ। ठीक है, आप समझा करो। तो ये मतलब बेनिफिट के साथ साथ लाइबिलिटी भी आपको झेलना पड़ेगा। बट जब बात आता है असाइनमेंट का, ठीक है, नियुक्त किया जाता है। ठीक है, असाइनमेंट मतलब क्या? काम पे नियुक्त करना, कोई चीज को बेनिफिट मतलब यूज करने देना। द बेनिफिट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट कैन ओनली बी असाइन्ड बट नॉट द लाइबिलिटीज देयर अंडर। मतलब इस केस में क्या होता है, बेनिफिट मिल सकता है, लाइबिलिटी नहीं मिलेगा। मतलब लाइबिलिटी किसी के ऊपर नहीं आएगा, बेनिफिट मिल सकता है। दिस इज बिकॉज व्हेन लाइबिलिटी इज असाइन्ड द थर्ड पार्टी गेट्स इन्वॉल्व देयर। Thus, a debtor cannot relieve himself of his liability to creditor by assigning to someone else his obligation to repay the debt. Sir, debtor और creditor में क्या होता है? कौन debtor होता है और कौन creditor होता है? अरे, who is debtor and who is creditor? बोलो ना। debtor creditor में क्या होता है? जैसे मानो कि आप बैंक से लोन लेते हो, तो बैंक आपका कौन हो गया? क्रेडिटर हो गया। ठीक है, और आप कौन हो? आप बेसिकली बोरोवर हो। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि सर जो बोरोवर है, ठीक है, जो डेटर है ना, बोरोवर मतलब यहाँ पर डेटर बेसिकली जिसको बैंक का लोन पे करना है। ठीक है, अब सवाल क्या है कि जब बात असाइनमेंट की है, द बेनिफिट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट कैन ओनली बी असाइन्ड बट नॉट द लाइबिलिटीज देयर अंडर। दिस इज बिकॉज व्हेन लाइबिलिटी इज असाइन्ड, अगर लाइबिलिटी भी असाइन हो जाए, थर्ड पार्टी गेट्स इन्वॉल्व देयर। Thus, a debtor cannot relieve himself of his liability to creditor by assigning to someone else his obligation to repay the debt. Debtor कभी भी ऐसा नहीं कर सकता कि वो अपना डेब्ट किसी और पे ट्रांसफर नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? आपका लोन बैंक को देना है, कि आप बोलोगे नहीं मेरे बदल में ये देगा? नो सर। लेकिन इस केस में तो हुआ ना, पापा चले गए लेकिन उसका बेटा को पेमेंट करना पड़ रहा है। समझ में आया? यस सर। अरे क्लियर हुआ बात? सभी को पूछ रहा हूं सर, सक्सेशन Yes, और sir. असाइनमेंट का फर्क। ठीक है, डेटर के केस में ऐसा नहीं होता है सर। सर मतलब असाइनमेंट का दान कर देना। असाइन मतलब दान कहाँ हुआ? मतलब बात यही है कि दान कैसे बोल सकते हो अब? ऐसे मतलब आपका लाइबिलिटी आप ही पे करोगे। अगर बात असाइनमेंट का है तो आपका लाइबिलिटी आप ही पे करोगे, वो किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता। वैसे नहीं जो सामने आप अपना संपत्ति दान कर दिए, हाँ बोल। लेकिन अपना संपत्ति दान कर, लेकिन उसके पास लाइबिलिटी नहीं जाएगा, तो दान ही एक तरफ। अपना संपत्ति दान कर दिया बट उसके पास, जैसे मेरा कुछ संपत्ति हम किसी को दान कर दिए, हाँ, और लेकिन तो जो मेरा लाइबिलिटी तो मेरे ही पास रहेगा, लाइबिलिटी नहीं जाएगा, सिर्फ संपत्ति।
हाँ वेरी गुड सर, आपका संपत्ति है, आप किसी को दान कर दिए, बट लाइबिलिटी नहीं जाएगा। वेरी गुड सर, वेरी गुड वेरी गुड, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, लाइबिलिटी आपको ही देना पड़ेगा, बिकॉज आपने सिर्फ बेनिफिट असाइन कर सकते हो, लाइबिलिटी असाइन नहीं कर सकते। यस यू आर राइट सर। Similarly, if a creditor assigns the benefit of a promise, he thereby entitles the assignee to realize the debt from the debtor, but where the benefit is coupled with the liability or when personal consideration is entered into the making of the contract, then benefit cannot be assigned. ठीक है, जो एक्चुअली विश्वजीत ने अच्छा एग्जांपल यूज किया, सही बोला विश्वजीत एकदम। सेक्शन 42 पे बात कर लेते हैं सर। ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यस सर। सभी को पूछ रहा हूँ, विश्वजीत तो हाँ बोला, बाकी सब क्लियर हो रहा है ना सर आप सबको? बोलो सर। लायबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर एंड जॉइंट प्रोमिसिंग। अब जॉइंट प्रोमिसर तो एक बार पढ़ चुके हो, फिर अभी प्रोमिसी के साथ भी एक बार देख लेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं, क्लैरिटी आ जाएगा। एक्स वाई एंड जेड हु हैड जॉइंटली बोरोड मनी मस्ट ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम जॉइंटली रिपे द डेब्ट। तीनों जॉइंटली लिया है, तीनों जॉइंटली ही पे करेगा, रीपे करेगा। अपॉन द डेथ ऑफ एक्स हिज रिप्रेजेंटेटिव से एस अलोंग विथ वाई, मतलब एक्स का रिप्रेजेंटेटिव का नाम क्या है? एस है, ठीक है। एस जो है वो वाई के साथ और जेड के साथ मिलकर रीपे करेगा, एंड सो ऑन। इफ एन एक्सीडेंट ऑफ ऑल द बोरोवर्स एक्स वाई एंड जेड जेड डाइज, ऐसा भी हो सकता है ना कि एक एक्सीडेंट में एक्स वाई जेड तीनों मर गया, तो क्या होगा? ऐसे बहुत केसेस होता है सर रियल लाइफ में, तो इसलिए गवर्नमेंट को भी ये सब चीजें सोचना पड़ता है। All the borrowers X, Y, Z dies and then their legal representative must fulfill their promise and repay the borrowed amount. This rule is applicable only if the contract reveals no contrary intention. ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई कॉन्ट्ररी इंटेंशन नहीं आता है तो ऐसे केसेस होता है। ठीक है, सेक्शन 42 एकदम सिंपल क्लियर कट बताते हैं सर कि भाई एक्स वाई जेड का लायबिलिटी है, अगर एक्स वाई जेड नहीं कर सकता है तो एक्स वाई जेड का जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा उनको करना पड़ेगा। ठीक है, we have seen that section 42 deals with voluntary discharge of obligation by joint promisor, but if they do not discharge their obligation on their own volition, what will happen? This is what section 43 resolve. Any one of joint promisor may be compelled to perform section 43. मैं आपको थोड़ा सा और समझाता हूं, रुको। ये पूरा केस एक बार देख लो। A, B and C jointly promise to pay D 3 lakh. D may compel either A or B or C to pay him rupees 3 lakh. D क्या बोल रहा है? कंपेल कर रहा है, बाध्य कर रहा है। ठीक है, A, B और C jointly promise किया D को कि 3 लाख देगा। D may compel either A और B और C to pay him 3 lakh. ऐसा भी हो सकता है कि D ऐसे बाध्य कर सकता है कि या तो A पे करेगा, या तो B करेगा, या तो C करेगा, to pay him rupees 3 lakh. लेकिन ये लोग जॉइंटली बोला था, मतलब एक्चुअली ये सेक्शन 43 एक्चुअली ये पॉइंट उठाते हैं। मैं आपको पहले एग्जांपल बताता हूँ, फिर मैं आपको पॉइंट बताता हूँ कि क्या क्या खेल चलता है। फिर दूसरा एग्जांपल में देखो, ए बी एंड सी आर अंडर जॉइंट प्रॉमिस टू पे डी रुपीज 3 लाख। सी इज अनेबल टू पे एनीथिंग, ए इज कंपेल्ड टू पे द होल, ए इज एंटाइटल्ड टू रिसीव 1.5 लाख फ्रॉम बी। ऐसा भी हो सकता है। ए बी सी तीनों जॉइंट प्रॉमिस के बारे में बोला था, डी को 3 लाख देगा। सी इज अनेबल टू पे एनीथिंग, सी जो है वो कुछ भी पे नहीं कर पा रहा है डी को, तो फिर A is compelled to pay the whole, तो A को बाध्य कर रहा है पूरा पेमेंट करने के लिए, तो इन दैट केस A is entitled to receive 1,50,000 from B, तो B से वो बाकी पेमेंट लेगा। इस तरह से मतलब अपने बीच में बाद में सेटलमेंट करेगा। सिमिलरली यहाँ पर बोला सर X, Y and Z jointly promise to pay 6,000 to A. A may compel either X or Y or Z to pay the amount if Z is compelled to pay the whole amount. X is insolvent but his assets are sufficient to pay one half of his debts. ये इंसॉल्वेंट, एक्स इंसॉल्वेंट हो गया बट उसके पास इतना एसेट है कि वो जेड का डेब्ट क्लियर कर सके, तो एंटाइटल्ड टू रिसीव 1,000 फ्रॉम एक्स एस्टेट एंड 2,000 फ्रॉम वाई। मतलब समझ रहे हो सर, ये जो 6,000 का पेमेंट था सब में कितना कितना बांटता है? एक्चुअली 2,000 करके। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया। बात ध्यान से सुनो, एक्स वाई जेड तीनों का कहानी है। एक्स वाई जेड जॉइंटली प्रॉमिस कर रहा है 6,000 पे करेगा ए को। A may compel either X or Y or Z to pay the amount if Z is compelled to pay the whole amount. अगर Z को पे करना पड़ा and X is the insolvent but his assets are sufficient. Insolvent हो गया है मतलब दिवालिया हो गया है,
बैंक में बहुत लोन हो गया है, इतना एसेट नहीं है, बट जो एसेट है उससे उसको कुछ पैसा बाद में बाकियों को मिलेगा, बट इज एसेट्स आर सफिशिएंट टू पे 1/2 ऑफ हिज डेब्ट्स, मतलब उसका जो डेब्ट्स है उसका 1/2 तो दिया जा सकता है। Z इज एंटाइटल्ड टू रिसीव, तो Z जो है वो 1000 कहां से लेगा, X के एस्टेट से, ठीक है, और बाकी 2000 ले लेगा, मतलब 1/2, मतलब Z X से लेगा 1/2, मतलब टोटल 6000 का था, लेकिन पूरा अमाउंट किसको देना पड़ रहा है, Z को, ठीक है। तो 6000 जो अमाउंट है वो पूरा Z को, मतलब Z दे रहा है किसको, A को, ठीक है। अब बाद में जो Z है वो X और Y के संपत्ति से लेगा, इसमें X इंसॉल्वेंट है, बट X के प्रॉपर्टी से 1/2 लिया जा सकता है, तो X के प्रॉपर्टी से 1000 ले लेगा Z, और बाकी जो 2000 अमाउंट Z से Y से बाद में कनेक्ट करेगा, तो अल्टीमेटली 2000 और इधर 1000, 3000, इस तरह से Z अपने आप को सेटल कर सकता है। कुछ समझ में आ रहा है सर? ये सब एग्जाम्पल्स कुछ क्लैरिटी दिया आप लोगों को? बताओ, मतलब अगर कोई अपना कंट्रीब्यूशन देने में प्रॉब्लम हो जाता है, जॉइंट प्रोमिसेस है, अगर एक फेलियर हो जाता है तो बाकियों के ऊपर किस तरह का लायबिलिटी क्रिएट हो सकता है? हाँ, ईच प्रोमिसर में कंपेल कंट्रीब्यूशन, each of 2 or more joint promisor may compel every other joint promisor to contribute equally with himself to the performance of the promise unless a contrary intention appears from the contract, मतलब अगर कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी कुछ ना हो जाए तब तक के लिए। इन अदर वर्ड्स, इफ दी सिंपल बात है, जॉइंट प्रोमिसर इज मेड टू परफॉर्म द होल कॉन्ट्रैक्ट, ही कैन कॉल फॉर ए कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर्स, मतलब अगर कभी ऐसा हो जाए कि किसी एक को सबका भार चुकाना पड़ रहा है तो बाद में बाकियों का कंट्रीब्यूशन के लिए वो जरूर बुलाएगा। जैसे ये लास्ट एग्जांपल आपको एकदम क्लियर कट बता रहा है, ठीक है। जो A को 6000 देना था, प्रॉमिस तो XYZ तीनों ने मिलके किया था ना, XYZ तीनों मिलके बोला था 6000 देंगे A को, ठीक है, लेकिन X और Y तो यहाँ पर मुश्किल में पड़ गया, X तो इंसॉल्वेंट ही हो गया, ठीक है, लेकिन X के एसेट में इतना प्रॉपर्टी है कि जहां से 1/2 ऑफ द डेब्ट्स लिया जा सकता है, ठीक है, तो 6000 का 1/2 करो, तो उसके हिसाब से 1/2 ऑफ द एसेट्स X से ले लेगा, तो जहां से जो Z है उसको वो दिया था, पूरा दिया था, 6000 ही पूरा पे किया था A को, बट बाद में वो X के एस्टेट से 1000 और Y के से 2000 वो बाद में कंट्रीब्यूशन के हिसाब से लेगा। We thus observe that the effect of section 43A is to make the liability in the event of a joint contract both joint and several is so far as the promise may, in the absence of contract to the contrary, compel any one or more of the joint promiser to perform the whole of the promise। मतलब अगर किसी के ऊपर कोई ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी बात नहीं है तो फिर अगर जॉइंट प्रॉमिस है तो किसी एक को फुलफिल करना पड़ सकता है, लेकिन बाद में वो बाकियों से कंट्रीब्यूशन ले सकता है। बोलो सर, ये सेक्शन 42 एंड 43, क्या ये दोनों चीज समझ में आ रहा है आप लोगों को? एनी डाउट? बोलो सर। नो सर। यस सर। क्लियर है ना या डाउट है? बोलो सर क्लियर। ओके सर। अच्छा, ये यहाँ पर सेक्शन 44 भी आता है जहां पर रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रॉमिसर के बारे में बात करता है। फिर से देखो, where 2 or more persons have made a joint promise, a release of one of such joint promiser by the promisee does not discharge the other joint promiser or joint promisers, neither does it free the joint promiser so released from responsibility to the other joint promiser or promisers। क्या खेल है? A, B, C jointly promised to pay 9 lakh to D. D released A from liability। D जो है वो A को liability से रिलीज कर रहा है। In this case, the release of A does not discharge B and C from their liability। बात समझ रहे हो सर? In this case, the release of A does not discharge B and C from their liability. They remain liable to pay the entire amount of 9 lakh to D, and though A is not liable to pay to D, but he remains liable to pay B and C, that is, he is liable to make the contribution to the other joint promisers। बात समझो सर? And though A is not liable to pay D, but he remains liable to pay B and C, that is, he is liable to make the contribution to the other joint promisers। मतलब ये 9 लाख तो पेमेंट D को करना पड़ेगा। कौन करेगा? A, B, C तीनों मिलके D को करना पड़ेगा। अब जो D है ये क्या सोच रहा है कि मेरे को तो तीनों से पेमेंट मिलेगा 9 लाख, पर जो D है सर वो A को रिलीज कर दिया ऑब्लिगेशन से। D A को बोले ठीक है भाई, मैं तुम्हें मान लेता हूं कि भाई
तुम्हें मुझे पेमेंट नहीं करना है, तुम्हें रिलीज करता हूं, बट बी सी को नहीं, तो फिर ये पूरा 9 लाख बी और सी पेमेंट करेगा डी को, समझ रहे हैं ना सर। लेकिन अब बात फिर से क्या हो रहा है कि अगर एक को रिलीज कर देता है तो बी और सी को पूरा 9 लाख डी को देना पड़ेगा। जो ए है सर वो बी मतलब डी को तो पेमेंट नहीं करेगा, बट बी और सी को अपना कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, but he remains liable to pay B and C, that is he is liable to make the contribution to the other joint promisor। मतलब ये जो 9 लाख का अगर 3-3 में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, अगर मैं कुछ नहीं बोला तो उससे मतलब इक्विलेबल मतलब कर रहा हूँ सर, इक्विवेलेंटली कि इक्वल प्रोपोर्शन में बांट रहा हूँ कि 3 लाख इज टू 3 लाख इज टू 3 लाख, मतलब 3-3 करके तीनों में अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो 1:1:1 रेशियो में, तो इन दैट केस 3 लाख 3 लाख 3 लाख करके तीनों में बांट जाएगा। अब पूरा पेमेंट बी सी कर रहा है तो फिर 3 लाख का जो अमाउंट ए को देना चाहिए था, किसको, बी और सी को भी देना है, ये पेमेंट उसको बी सी को करना होगा, भले ही वो डी से बच जाए, भले ही वो डी से बच जाए। समझ में कुछ आया? अरे यस सर। आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। एक कुछ दिन पहले एक वेब सीरीज देख रहा था, ये सुष्मिता सेन का एक फेमस वेब सीरीज हुआ है सर, थ्रिलर है, आर्या। किसी ने देखा है क्या? किसी ने भी देखा? इट्स अ गुड स्टोरी सर, स्टोरी अच्छा है। देखा किसी ने? किसी ने नहीं देखा? अरे कोई तो देखा होगा, हॉटस्टार में है, अच्छा वेब सीरीज है। तो इस वेब सीरीज के अंदर एक स्टोरी है कि बेसिकली ये लोग कुछ ड्रग्स हेरोइन का कुछ बिजनेस करता है इनका फैमिली, सुष्मिता सेन का जो हस्बैंड की फैमिली है, ये लोग 3 दोस्त हैं बेसिकली, ठीक है। तो 3 फ्रेंड्स हैं जो एक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी चलाते हैं, और उस फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के आड़ में वो लोग ड्रग्स का भी धंधा करता है, मतलब हेरोइन का भी बिजनेस करता है। तो फार्मा के अंदर मतलब एक डुप्लीकेसी करके हेरोइन, ड्रग्स, अफीम, ये सब का बिजनेस करता है, ठीक है, बेसिकली अफीम मोस्ट प्रोबेबली। तो कोई एक गुंडा है जो अफीम का धंधा करता है, ठीक है, जिससे वो जो 3 फ्रेंड है 300 करोड़ का अफीम चुराता है, ठीक है। एक्चुअली चुराता नहीं है, बिजनेस करने के लिए लेता है और बोला था कि सेल करके पैसा दे दूंगा। तो एक्चुअली पूरा कॉन्ट्रैक्ट का केस है। ये जो 3 फ्रेंड है ना सर, मानो कि ए बी सी, इसमें जो ए है ना, इसका डेथ हो गया, एक्चुअली किसी ने खून कर दिया कहानी के अंदर। अब ये 300 करोड़ का जो अफीम था, ये हेरोइन था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि अफीम की है हेरोइन, बट जो भी हो, ये 300 करोड़ का जो पेमेंट एक्चुअली जो गुंडा है इसको करना है, एक्चुअली यही गुंडा है या पता नहीं सर, मतलब ये थ्रिलर है, पूरा नहीं हुआ मेरे से, बट इतना पता चल रहा है कि भाई कोई एक है गुंडा है जिसका 300 करोड़ का अफीम या हेरोइन 3 दोस्त ने मिलके लिया था, बट बाद में एक का डेथ हो गया। तो अभी बी और सी ये दोनों जिंदा है सर, ठीक है। अब सवाल ये है कि ये जो 300 करोड़ का अफीम है, अब कोई बोलेगा सर इसका धंधा इलीगल है तो फिर वापस करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, 2 मिनट के लिए मान लो कि धंधा लीगल है, ठीक है, हो सकता है अफीम है, बट मैं मान के चल रहा हूँ कि लीगल है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि बी और सी इन दोनों को 300 करोड़ देना पड़ेगा गुंडा को, मतलब जो बेसिकली जिनका माल इन्होंने लिया था। क्या बोलते हो आप लोग, देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यस बिजनेस के हिसाब से सोचो, ठीक है, इलीगलिटी के हिसाब से भी सोचोगे तो वो तो बेसिकली वॉइड हो जाएगा, बिकॉज धंधा ही इलीगल है। बट मैं वो नहीं बात कर रहा हूँ। 300 करोड़ तो अभी जो जिसका माल है, जिन्होंने दिया था, अब एक का तो डेथ हो गया, अब इसको कहाँ ढूंढने जाए, इसको तो मिलना मुश्किल है, लेकिन इसका रिप्रेजेंटेटिव को तो ढूंढने के सर। हाँ, क्या बोलते यस हो? अभी इसका रिप्रेजेंटेटिव एक्चुअली सुष्मिता सेन है, ठीक है, मतलब जो मूवी की हीरोइन भी है, इन्हीं का नाम आर्या है। अब यही उसका वाइफ है। अब जो विलेन है, मतलब जिसका माल चुराया, ठीक है, मतलब जिसका हीरोइन या अफीम 300 करोड़ का है, वो इसको बोल रहा है कि उसके लिए कुछ काम करके देना होगा, ठीक है, कुछ वही ड्रग्स ट्रैफिकिंग या ऐसा कुछ करना है। तो एक्चुअली ए प्लस बी प्लस सी को 300 करोड़ को अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो कितना करके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 100 करोड़ करके, है ना? 100 करोड़। यस अब ये जो विलेन है मूवी का, मतलब इसका जिसका हीरोइन या अफीम है, वो बोल रहा है सुष्मिता सेन, मतलब जो कौन है, जिसका डेथ हुआ है उसका रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, फैमिली मेंबर्स। अब ये बोल रहे कि भाई मेरे को पेमेंट दो, तो सुष्मिता सेन बोल रहे कि इतना बड़ा कर्जा मैं कहाँ से चुकता करूँ? तो फिर बोल रहे ठीक है, तो फिर तुम्हारा प्रॉपर्टी, घर बाड़ी जो भी है, इतना बड़ा बंगला वगैरह जो भी है, तो वो दे दो।
तो फिर इसका तो पूरा सर का छत चला जाएगा, तो इसका 3 बच्चा भी है, ठीक है, ये 3 बच्चे को लेके कहाँ जाएगा। तो फिर ये बंदा बेचारी मुश्किल में पड़ गए, अपने बच्चे लोगों के लिए ये कर रहा है, पूरा का पूरा केस संभाल रहा है। अब ये क्या कर रहा है, उस विलन के लिए कुछ काम करेगा तो बदले में इसका जो 100 करोड़ है वो रिलीज कर देगा। 100 करोड़ क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। ये वादा किया है, मतलब जो हीरोइन जिसका है, मतलब जो बेसिकली ड्रग्स का सबसे बड़ा माफिया है, उसने बोला कि इसके सुष्मिता सेन को, मतलब जिसका हस्बैंड का डेथ हुआ है, उसको 100 करोड़ रिलीज कर देगा। तो हो सकता है ना कि भाई जो प्रॉमिसी है वो बोल सकता है किसी एक को, मतलब जिसका ऑब्लिगेशन है, ए बी सी तीनों का ही ऑब्लिगेशन है, बट ए का डेथ हो गया तो ए का रिप्रेजेंटेटिव एक ही बात है, तो वो बोल रहे भाई तुम्हें माफ कर दूंगा। लेकिन फिर भी सवाल ये उठता है कि लेकिन बाकी 300 करोड़ तो भी इसी से असूलेगा ना। इसका 100 करोड़ अगर वो छोड़ भी दे, जो मेन माफिया है वो शायद सुष्मिता सेन को 100 करोड़ छोड़ दे सकता है, ड्यू टू उसका साथ कुछ अलग कंसिडरेशन कर रहा है, बोलेगा दूसरा कुछ काम कराएगा उसके बदले छोड़ेगा, ऐसे नहीं छोड़ रहा है। बट फिर भी 300 करोड़ बोल रहे हैं मैं बी और सी से ले लूंगा। अब बी और सी अगर 300 करोड़ देगा तो फिर बाद में ए का जो रिप्रेजेंटेटिव है इसको भी तो 300 करोड़ का पार्ट बी और सी को चुकाना चाहिए ना, बिजनेस के हिसाब से, बिकॉज दे आर पार्टनर। यस सर। क्या बोलते हो सर, बोलो, समझ में कुछ आ रहा है? हेलो। यस सर। ऐसा ऐसा केसेस हो जाता है, ये तो इत्तेफाक है सर, पढ़ाते पढ़ाते याद आ गया, ठीक है, एग्जैक्टली ऐसा ही कहानी है। जो लोग मतलब ये सब स्टोरी देखने के टाइम पे स्टोरी देखना, ठीक है, स्टोरी से आपको बहुत लिंक मिल जाएगा, ठीक है, डे टू डे लाइफ में बहुत कुछ स्टोरी बहुत मतलब ये बहुत अच्छा लगा मुझे एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था कि इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स में आके मुझे ये स्टोरी याद आएगा, बट अचानक याद आ गया, इंटरेस्टिंग। नहीं समझ में आ रहा है, बोलो, इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिसर। क्या रे, समझ में आया कि नहीं आया? रिलीज, यस सर। राइट्स Yes, ऑफ sir. जॉइंट प्रोमिसेस। ओके, राइट्स ऑफ जॉइंट प्रोमिसेस। अब देखो राइट्स ऑफ जॉइंट प्रोमिसेस सेक्शन 45 इसके बारे में बात करता है, which is produced below. When a person has made a promise to two or more persons jointly, then unless a contrary intention appears from the contract, the right to claim performance rests as between him and them, with them during their joint lives, and after the death of any of them, with the representative of such deceased person jointly with the survivor or survivors, and after the death of the last survivor with the representative of all jointly. सर खेल क्या है, राइट्स ऑफ जॉइंट प्रोमिसेस, दिमाग खा रहा है, provisions. A, in consideration of rupees 5 lakh rupees lent to him by B and C. A, in consideration of 5 lakh रुपया lent to him by B and C, promises B and C jointly to repay them that sum with interest on a specified day, but B dies. आपको बात समझ में आ रहा है? A, in consideration of 5 lakh rupees lent to him by B and C, promises B and C jointly to repay them that sum with interest के साथ specified day में, but B जो है वो मर गया. In such a case, right to demand payment shall rest with B's legal representative jointly with C, जो पेमेंट करना होगा A को, ठीक है, ड्यूरिंग C's लाइफ टाइम, अब जो जितना दिन C का लाइफ टाइम है, बट आफ्टर दिस डेथ ऑफ C विद द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ B एंड C जॉइंटली, B और C का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो जॉइंटली पे करेगा. तो यही तो है राइट ऑफ जॉइंट प्रोमिसेस, है ना, जॉइंटली हुआ था तो रिप्रेजेंटेटिव के अंदर भी जॉइंटली ही शिफ्ट हो जाएगा. ये पहले भी एग्जांपल्स देख चुके हैं हम लोग. ओके, समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये जॉइंट प्रोमिसेस का लंबा कहानी. अभी थोड़ा बात कर लेते हैं फटाफट, टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस. टाइम के बारे में और प्लेस के बारे में, प्रॉमिस को फुलफिल करने के बारे में लॉ क्या कहता है. द लॉ ऑन द सब्जेक्ट इज कंटेन्ड इन सेक्शन 46 to 50. टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड नो टाइम इज स्पेसिफाइड. मतलब ना ही तो उसमें मतलब एप्लीकेशन में ना तो टाइम बोला है, कुछ भी बोला नहीं है. वेयर बाई कॉन्ट्रैक्ट a promisor is to perform his promise without application by the promisee and no time for performance is specified.
The engagement must be performed within a reasonable time. An explanation to section 46, the expression reasonable time is to be interpreted having regard to the facts and circumstances of a particular case. अब ये जो reasonable time है ना सर, इसके बारे में ना लॉ ना क्लियर कट कुछ नहीं बताता. क्यों? मतलब क्लियर कट का मतलब ये हो जाता है कि रीजनेबल तो फैक्ट टू फैक्ट डिपेंड करता है ना. जैसे मानो कि जो हमारा जो आईटी सेक्टर्स होते हैं, आईटी सेक्टर्स में जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है या जो भी डिटेल्स डिस्कशंस होता है, एक्चुअली इंडिया का जो आईटी सेक्टर्स है, जैसे अगर मैं सॉल्ट लेक आईटी सेक्टर्स के बारे में 2 मिनट बात करूं अपने कोलकाता में, नॉट जस्ट इन कोलकाता, पूरा भारत में, जैसे बैंगलोर, हैदराबाद, जो भी देखो आप, जहाँ पर भी आईटी सेक्टर्स है, ये आईटी सेक्टर्स में जो भी कंपनीज है, ये मैक्सिमम काम रात को ही करता है. क्यों रात को क्यों काम करता है? सॉल्ट लेक रात को लाइव, दिन में उतना कुछ खास बात है नहीं, कुछ कॉलेजेस बस ओपन रहता है, बट ये मेनली रात को ही ओपन रहता है ज़्यादातर केस में. ऐसा क्यों सर? आप लोग जानते होंगे रीज़न क्या है? बोलो ना सर, रीज़न क्या है क्यों सॉल्ट लेक रात को काम करता है, दिन को नहीं? अरे व्हाट इज द मेन रीज़न? क्योंकि जो आईटी हब है ना, ये आईटी हब का जो मेन इनका जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होता है या फिर जिनका बिजनेस ये लोग देखता है, ठीक है, बीपीओ केपीओ का जो काम ये लोग करता है, ये मेनली यूएस के साथ करता है. और जब इंडिया में दिन होता है, जब इंडिया में रात्रि होता है, तब यूएस में दिन होता है. तो उनके ऑफिस आवर्स के साथ हमें क्या करना पड़ा? हमें कनेक्ट होना पड़ा. सिंपल सी लॉजिक है. तो ये वन ऑफ द मेन रीजन है कि सॉल्ट लेक में जो भी कंपनीज, मैक्सिमम आईटी कंपनीज हैं, वो रात को ही इंडियन टाइम के हिसाब से, मतलब जो नाइट टाइम है उसी में मैक्सिमम काम करते हैं, बिकॉज वो यूएस का डे टाइम है. बिकॉज 80% ऑफ द आईटी का जो जॉब होता है वो यूएस का काम है मेनली. ठीक है. नाउ व्हाट इज द पॉइंट सर? तो पॉइंट इज दैट कि अब इसका जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो रीजनेबल टाइम क्या होगा? नाइट टाइम होगा, है ना. तो नाइट मतलब रीजनेबल टाइम क्या है, ये नॉर्मली डिपेंड करता है फैक्ट्स के ऊपर, सर्कमस्टेंसेस के ऊपर. मतलब लॉ इस तरह से इसके बारे में टिप्पणी नहीं किया, बट फिर भी कुछ एग्जांपल्स में कुछ समझ में आ जाएगा. Time and place of performance of promise, where time is specified and no application to be made, section 47. When a promise is to perform on a certain day and the promiser has undertaken to perform it without application by the promise, the promiser may perform it at any time during the usual hours of business. जैसे कि इंडिया में 9 to 5, ठीक है, 9 AM से लेके 5 PM का जो यूजुअल टाइम है. If the delivery of goods is offered to say after 8:30 PM, the promisee may refuse to accept delivery for the usual business hours are over. क्योंकि रात को 8:30 बजे ये यूजुअल बिजनेस आवर्स नहीं है, तो इस इन दैट केस वो एक्सेप्ट रिफ्यूज कर सकता है. ठीक है. मोरओवर द डिलीवरी मस्ट बी मेड इन द यूजुअल प्लेस ऑफ बिजनेस. ठीक है, हो सकता है बिकॉज 9 to 5 मेन बिजनेस आवर्स है, 8:30 बजे बिजनेस आवर के बाहर है, यूजुअल बिजनेस आवर्स. ठीक है, तो इन दैट केस इसको रिजेक्ट कर सकता है. ठीक है. तो टाइम एंड प्लेस एंड परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस कहीं मतलब कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट फैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे रात का डिनर कोई शाम को 5 बजे तो नहीं ला सकता सर. अरे आप जोमेटो में डिनर ऑर्डर करोगे तो क्या जोमेटो से तुम 5 बजे डिनर मांगोगे? क्या वो तुम्हें डिलीवरी कर पाएगा 5 बजे डिनर? हाँ, शाम को 5 बजे डिनर कहाँ से लेगा मतलब लाएगा तुम्हारे लिए? डिनर कम से कम 7 बजे के बाद ही वो तुम्हें डिलीवर करेगा. तो उसके लिए वो रीजनेबल टाइम है. 7-8 के बाद से, इवन 7 भी जल्दी हो गया, रात 8 PM के बाद से लेके एकदम रात को 12 बजे तक, 1 बजे तक ये लोग डिलीवरी करता है, मैं देखा. ठीक है, तो ये उनका यूजुअल आवर्स है. ठीक है, तो ये टाइम टू टाइम रीजनेबल क्या है ये मैटर करता है. ठीक है, तो बिजनेस आवर का मतलब आप समझ लेते हो, यूजुअल क्या है और नॉन यूजुअल क्या है वो भी आपको समझ में आ रहा है. तो ये है टाइम का बात. अब बात प्लेस की हो गया. ठीक है, अब प्लेस के बारे में भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है. अच्छा, एप्लीकेशन फॉर प्रोफेशनल सर्टेन डे टू बी ए प्रॉपर टाइम एंड प्लेस. सर व्हाट इज प्रॉपर टाइम, व्हाट इज प्रॉपर प्लेस? Section 48 states that the question what is proper time and place is in each particular case a question of fact. कि किस चीज के लिए कौन सा चीज प्लेसेस होगा, उसके लिए लॉ भी एज सच कुछ नहीं बोलता, बट फैक्ट को मतलब बेसिकली इंपॉर्टेंस देता है. अच्छा देखो, क्या बिजनेस डीलिंग शमशान घाट में हो सकता है? अरे डरने का बिजनेस डीलिंग शमशान घाट में हो सकता है? कोई बोलेगा भाई तुम्हारे साथ एक बिजनेस डील करना है, तुम नीमतला में आ जाना. अरे नीमतला घाट में आ जाना, बिजनेस डीलिंग्स करेंगे. हाँ,
वहां पर लोग मरने के बाद जलने के लिए जाते हैं, नीमतला महाश्मशान, ठीक है। इट्स अ बेसिकली जहां पर मरने के बाद लोग जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी बिजनेस डीलिंग्स होगा, तो प्लेस जिस चीज के लिए जहां होना चाहिए, सिंपल बात है, ठीक है, कि प्लेस के बारे में लॉ प्रॉपरली कुछ नहीं बोलता, बट आप किसी को ऐसे थोड़ी ना कि भाई किसी को शमशान घाट में बुला लेते हो बिजनेस डील करना है, हाँ, ऐसा नहीं होता, जो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, फैक्ट टू फैक्ट। तो इसलिए इस मैटर पे लॉ सेक्शन 48 में बड़ा सिंपल बोलते हैं कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, place for performance or promise where no application to be made and no place fixed for performance. When promise is to perform without application by the promisee and no place is fixed for the performance of it, it is the duty of the promiser to apply for promisee to appoint a reasonable place for the performance of the promise and to perform it at such a place. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे A undertake to deliver 1000 mounts of jute to B on a fixed day. A must apply to B to appoint a reasonable place for the purpose of receiving it. अब जूट रिसीव करेगा तो उसका एक रीजनेबल जगह होना चाहिए ना, बीच सड़क में थोड़ी ना जूट रिसीव कर सकते हो, एंड मस्ट डिलीवर टू हिम एट सच प्लेस, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि भाई तुमको कुछ जूट डिलीवरी करेंगे, अमाउंट्स ऑफ जूट है, तो जूट क्या यही मतलब बहुत बड़ा होता है जूट का जो भी बंडल्स वगैरह जो भी होगा, है ना, माउंट्स जो भी होगा, तो उसके लिए वैसा जगह में डिलीवर करोगे ना, या बीच रास्ते में आके डिलीवर करके छोड़ के चले जाओगे, ऐसा थोड़ी होता है ना। तो एग्जैक्टली प्लेस टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, कॉन्ट्रैक्ट वाइज। Performance in manner or at prescribed sanction by promisee at the time. Section 50. The performance of any promise may be made in such a manner or at any time which the promisee prescribed or sanctions. Okay. बोलो सर, यहाँ तक बातें क्लियर हैं? रेसिप्रोकल के बारे में मैं बात कर रहा था आपसे स्टार्टिंग में, है ना। The law on this subject is contained in section 51 to 58. Reciprocal promise. What is reciprocal promise? It's very simple, sir. A and B contract that A shall deliver the goods to B to be paid for by B on delivery. A और B में contract चल रहा है that A shall deliver the goods to B to be paid for by B on delivery. A need not deliver the goods unless B is ready and willing to pay for the goods. मतलब मैं तुम्हें डिलीवरी तो करूंगा, बट अगर तुम पे नहीं करोगे तो मैं डिलीवरी नहीं करूंगा, सिंपल बात है। पेमेंट हमें हाथ में चाहिए, मतलब गुड्स लो पैसा दो, या फिर पैसा लो गुड्स लो। और कुछ दिन पहले सर गांव से मतलब नेटिव गए थे ना दिवाली के टाइम पे, तो वापस आ रहे थे, तो हॉकर होता है ना ट्रेन में, अरे आप लोग ट्रेन में हॉकर देखे कि नहीं देखे, जल्दी बोलो। यस सर। तो ये एक हॉकर ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग खेल खेला ट्रेन में। तो ट्रेन हावड़ा जस्ट घुस रहा है, तो सब कोई क्या करता है जब ट्रेन घुसता है तो ऑन दैट टाइम बेसिकली सब कोई थोड़ा सा जल्दी करते हैं, उठते हैं, है ना। तो हॉकर उसके पास ना खजूर का पैकेट था, ये डेट्स होता है ना सर, डेट्स का पैकेट था। तो वो अचानक से ना एकदम तूफान की स्पीड में आता है, स्पीड में आके एकदम चिल्ला के बताता है कि जल्दी बोलो जल्दी बोलो, एक हाथ में पैसा लो एक हाथ में लो। तो नॉर्मली एक पैकेट खजूर वो 50 रुपया में बेचता है, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, मतलब सॉरी एक पैकेट 100 रुपये में बेचता है, अभी बोल रहे हैं कि 4 पैकेट 100 में लो। पहले बोला 2 पैकेट 100, फिर बोला 3 पैकेट 100, फिर बोला 4 पैकेट 100। फिर वो बोल रहा है, लेकिन ट्रेन तो घुस जाएगा ना प्लेटफॉर्म में, जल्दी जल्दी ट्रेन प्लेटफॉर्म में आ जाएगा। तो वो बोल रहा है कि ठीक है मिलेगा, बट एक हाथ में पैसा एक हाथ में माल, पैसा दो माल लो, पैसा दो माल लो। मतलब ऐसा नहीं कि माल ले लोगे पैसा नहीं, पहले पैसा देगा तभी जाके वो माल देगा, ठीक है। तो इससे रेसिप्रोकल, समझ रहे हो सर, रेसिप्रोकल। ये एक्चुअली मैंने कुछ ही दिन पहले इस मैटर को रियलाइज किया था, इसे पहले भी देखा था बट फिर से मेरे को एक याद आया रैंडमली, ठीक है, कि रेसिप्रोकल, कि भाई आप पैसा दोगे तो मैं आपको डिलीवरी करूंगा, पैसा नहीं नो डिलीवरी, नो पेमेंट नो डिलीवरी। ऐसा रियल में बहुत केस में होता है। क्या समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, कैश ऑन डिलीवरी। एग्जैक्टली, कैश ऑन डिलीवरी, वेरी गुड सर। ठीक है, फ्लिपकार्ट के केस में आप तो मॉडर्न सोच लिए, मैं थोड़ा पुराना कहाँ ट्रेन की हॉकर में पहुंच गए। बट सर एक्चुअली वो ट्रेन का हॉकर का जो कॉन्सेप्ट था ना बड़ा मतलब मज़ेदार, सब कोई ट्रेन से उतरना छोड़ के ना वो हॉकर को ही सुन रहा था। हाँ, पहले बोला 100 का एक, फिर बोला 5 का 100, मतलब 100 पे मतलब 20 टका करके, लास्ट में बोला 6 पैकेट लेके जाओ 100 रुपये में। गजब था उसका मतलब टेक्निक ऑफ सेलिंग। जो भी हो, उसको भी घर जाना था और पैकेट लेके घर जाके क्या करेगा, ठीक है, जितना आता है दे दो, काइंड ऑफ दैट। तो ऐसे केसेस बनता है सर,
ठीक है। अच्छा एक काम करना, ये परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस पे सेक्शन 51 के बाद से कुछ और सेक्शंस है, एक बार प्लीज घर में गो थ्रू करना, मैं नोट्स आपको शेयर करूंगा, ठीक है। तो जैसे ही आपको शेयर करता हूँ आप घर पे ना मस्ट एक बार गो थ्रू करना, फिर नेक्स्ट क्लास में और कुछ पॉइंट्स है जो मैं सारा का सारा अभी मैं नहीं बता सकता, मतलब अभी नहीं बता पाया, तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर बाकी रह गया, और फिर एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का भी एक केस रहा, मैं नेक्स्ट क्लास में बोल के ये परफॉर्मेंस को एंड करूँगा, ठीक है। तो जाके कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड जो भी मैटर था आप लोगों को क्लैरिटी आ जाएगा, ठीक है। बस यही है कॉन्ट्रैक्ट, बट लास्ट क्लास एक रहेगा परफॉर्मेंस के ऊपर, जहाँ पर मैं आपको प्रोपोर्शनमेंट ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट के बारे में थोड़ा डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है। बोलो सर। विश्वजीत, पिंकी, प्रियाक्षी, ज्योति, क्लियर हुआ? Yes, sir. कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, लंबा कहानी है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पर्पस एज वेल एज डेली लाइफ। हाँ रौनक बोल, ठीक है ना? यस सर। ओके, मैं नोट शेयर कर देता हूँ सर आप लोगों को कुछ देर बाद। आप लोग अच्छा लास्ट दिन का भी मैं शायद करना भूल गया होगा, वो कंटिंजेंट एंड क्वासी का वो भी कर देता हूँ, ठीक है। ओके थैंक यू सर। ओके सर, तो इन लोगों का मैम के पास क्लास है 7:30 को होगा, ठीक है। चलो बाय। बाय सर। बाय Bye, sir. बाय सर। बाय सर।